अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। सही है। अब देखो, ग्रेविटेशन जो है ना, वो सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन का ही पार्ट है। छोटे छोटे से इसमें मासूमाना किस्म के 2 से 3 टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ते हैं। एमडी कैट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, ई कैट वालों के लिए तो सवाल ही नहीं होता ना, उनका तो पूरा कोर्स ही होता है। एमडी कैट वालों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो आप वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी का कॉन्सेप्ट पूछोगे, उससे मिलाकर आपका एग्जामिनर सवाल पूछता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, यह सवाल पूछता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को लेके, जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कवर कर रहे होंगे। ठीक है सर, चलें आगे, समझाइए हमें। चलो देखो, ग्रेविटेशन में सबसे पहले जो है ना, वो न्यूटन का लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। वो क्या कहता है? वो कहता है यार, दुनिया में जो भी दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट आपके पास ये रहा, ठीक है, लेट्स से दिस इज वन ऑब्जेक्ट, और कहता है लेट्स से दिस इज सम ऑब्जेक्ट नंबर 2। सही है। अब कहते हैं इस ऑब्जेक्ट का कोई एक मास मान लो m1 है, इस ऑब्जेक्ट का कोई एक मास मान लो क्या है, m2 है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में ना कोई एक, इन दोनों के सेंटर के दरमियान में होता है बेसिकली ये फासला। इन दोनों के जो सेंटर है ना, इनके दरमियान में कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है। मान लो दैट सर्टेन डिस्टेंस इज r। ठीक है, ये एक सर्टेन डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान में। तो ये कहता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करते हैं। कैसी फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ बुलाने के लिए फोर्स एग्जर्ट करते हैं। यानी कि ये कहते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है सर, समझ में आती है बात की। अब इस वाले केस के अंदर ये कहता क्या है? ये कहता ये है जनाब कि आपके पास ये जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है ना, ये दोनों तरफ से एक बराबर होती है। क्या मतलब सर इस बात का? यानी कि जो F12 है, F12 बोले तो फोर्स अप्लाइड बाय 1 on 2, F21 बोले तो फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 1। देखो, जब मैं यहाँ लिखता हूँ तो इसका मतलब ये चीज़ आप जहन में रखिएगा, F12 से क्या मुराद है और F21 से क्या मुराद है। F12 के अंदर से भी देखो गौर से, F1 क्या है, मतलब F12 में जो पहले लिखा हुआ है वो फोर्स लगा रहा है, और जो बाद में लिखा हुआ है उस पर फोर्स लग रही है। F12 इज फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। F21 का मतलब क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 1। ठीक है। अगर मैं आपको इसकी डायरेक्शन भी बनाना सिखा दूं तो बहुत सिंपल है, वो भी कोई मसला नहीं है। देखो, अगर आपसे मैं पूछूं इस वाले मास को, ये वाला मास इस वाले मास को क्या कर रहा है आपके ख्याल में? अपनी तरफ घसीट रहा है, यानी कि M1 जो M2 है उसे ऐसे घसीटेगा अपनी तरफ। यस सर। तो गोया जो मैं F12 का डायरेक्शन बनाऊंगा, F12 का डायरेक्शन ये बनेगा जनाबे वाला, देखो और से ये डायरेक्शन बनेगा F12 का। क्यों सर? अरे भैया, खुद सोचो फिर बता देता हूँ। पहले डायरेक्शन बना दूं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो सर, ये कैसे बना दिया आपने डायरेक्शन? भाई बहुत सिंपल है। आप अपने आप से सवाल पूछो कि ये F12 क्या चीज है। F12 इज फोर्स अप्लाइड बाय 1 on 2। कौन फोर्स लगा रहा है? ये लगा रहा है। किस पर? इस पर। क्या करेगा ये M2 को अपने पास बुलाएगा, गोया ये डायरेक्शन हो गया F12 का। सिमिलरली ये जो डायरेक्शन है ये किसका है? ये F21 का है, फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 1। ये क्या है? 2 on 1, यानी कि किसने अप्लाई किया जनाब? 2 ने फोर्स अप्लाई किया किसके ऊपर? 1 के ऊपर। ठीक है सर, समझ में आ गई यहाँ तक की बात। आगे चलें हम जरा, आगे चलते हैं सर, और बताएं। ठीक है सर, आगे चलो। अब मेरे बच्चे, इसी के अंदर जब हम एक स्टेप आगे जाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये जो F12 है और ये जो F21 है, ये आपस में जो दोनों फोर्सेस हैं इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा जनाब? बराबर होगा। भले एक बड़ा मास हो भले एक छोटा मास हो, मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा। और डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नजर ही आ रहा है डायरेक्शन ऑपोजिट है। F12 इज इक्वल टू माइनस का F21, डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। ठीक है। और ये जो दोनों ये फोर्स है ना, ये इस तरह से है। साथ में अगर आपसे कोई पूछे इसका रिलेशन डिस्टेंस के साथ कैसे है, तो डिस्टेंस के साथ इसका रिलेशन इनवर्स स्क्वायर है, ऐसे। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो कैपिटल G है, ये कैपिटल G आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, और इसकी वैल्यू अपने पास होती है जनाब 6.673 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है। ये, और ये जो वैल्यू थी इसकी, ये मालूम की थी केवेंडिश ने अपने केवेंडिश अपरेटस के अंदर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू थी और ये केवेंडिश अपरेटस में थी। अच्छा ठीक है सर, आगे चलेंगे। तो बिल्कुल बुनियादी बातें हो गई, इसमें कोई कमाल की बात नहीं है अब तक। अब कमाल की बात ये, इससे जो एग्जामिनर आपका सवाल पूछता है ना, वो कैसे पूछता है उस पर चलते हैं। मान लो आपका एग्जामिनर कहता है कि आपके पास दो मासेस हैं, M1 एंड M2। दो मासेस हैं, M1 एंड M2। इनके दरमियान में एक डिस्टेंस था मान लो R।
आपने इनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ा करके कर दिया 3r। कहता है पहले जो फोर्स थी ना जब r डिस्टेंस था वो f थी। कहता है अब जो फोर्स है ना आपने वो बतानी है कितनी है। सिंपल सा सवाल है। क्या कहते हैं भाई, दो मासेस हैं, दे आर प्लेस्ड इस तरह से कि उनके दरमियान का डिस्टेंस क्या है, r है, और फोर्स इनके दरमियान में f है। ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस पे फोर्स ऑफ रिपल्जन नहीं होती न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ठीक है सर। कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान में क्या है, f है। कहता है अब आपने उनका डिस्टेंस 3 गुना बढ़ा दिया, डिस्टेंस हैज बीन मेड थ्राइस। अब डिस्टेंस आपने 3 गुना बढ़ा दिया, बताओ फोर्स को क्या होगा। बोलोगे सर कोई मसला नहीं है, देखें एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर है। ठीक है सर। अब ये क्या बन जाएगा जनाब, F1/F2। अब देखो इनवर्स रिलेशन है ना, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा R2/R1। भाई खुद देखो एफ का रिलेशन आर स्क्वायर का इनवर्स है, तो F1 के लिए R1 नीचे आएगा, F2 के लिए R2 ऊपर आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने स्क्वायर तो लगाया ही नहीं, स्क्वायर भी लगा हुआ है यहाँ पे तो। भाई सर स्क्वायर लगाया ना, स्क्वायर दोनों पे कॉमन कर दिया। देखो R2 पे भी स्क्वायर है, R1 पे भी स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर कॉमन कर दिया। अब क्या करेंगे आगे, वैल्यू पुट कर लेंगे भाई। F1 की जगह पुरानी फोर्स कितनी है F, नई फोर्स यू हैव टू कैलकुलेट। R2 नया डिस्टेंस 3r, पुराना डिस्टेंस r। सही है। ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, r से r मर गया, 3 का स्क्वायर इज 9। सही है। अब क्या करेंगे जनाब, F/9 विल बी इक्वल टू F प्राइम, F प्राइम विल बी इक्वल टू F/9, ऐसे कर देंगे। F प्राइम विल बी इक्वल टू F/9, इस तरीके पर आप करोगे तो आपका मसला क्या हो जाएगा जनाबे वाला, हल हो जाएगा। F प्राइम विल बी इक्वल टू F/9, यानी कि पहले के मुकाबले में आपकी फोर्स क्या हो गई, 9 गुना कम हो गई। और ये चीज आपको नजर भी आ रही थी कि जब डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स आपके पास क्या होती जाएगी जनाब, कम होती चली जा रही होगी। ठीक है सर, समझ में आती है। आगे चलें और मजीद चीजें हमें आप बताएं अब इसमें। ठीक है सर, आगे चलते हैं, मजीद चीजें आपको डिस्कस कराते हैं, मजीद चीजें बताते हैं। एक तो ये सवाल पूछते हैं, ठीक है सर समझ आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, या इस चैप्टर को पढ़ने का जो मेन लुब्बे लुबाब है वो दूसरा है, जिसके ऊपर ये सवाल आता है। वो सवाल क्या आता है, ये मान लो हमारे पास जो है ना अर्थ है, गोल मटोल सा अर्थ है। ठीक है। और ये जो है ना जनाब इसके सरफेस पे मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है इसको आपने कह दिया स्मॉल m, और ये जो अर्थ है ना, अर्थ के मास को आपने कह दिया कैपिटल M E। और कैपिटल M E बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, ये जो कैपिटल M E होता है ना, ये तकरीबन तकरीबन 6 × 10⁴ किलोग्राम होता है। ठीक है सर। ये आपके पास है मेरा बेटा सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। और सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सरफेस ऑफ अर्थ तक का जो फासला है वो तो हमें पता ही है ना कितना होता है जनाब, वो होता है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ। सही है ना भाई, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके किनारे तक का फासला। ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है ना मेरे बेटे, ये भी ठीक ठाक होता है। ये कितना होता है, ये होता है 6400 किलोमीटर्स, यानी कि 6400 × 10⁻³ मीटर। ठीक ठाक है। किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻³ होता है। ठीक है सर, समझ में आ गई यहाँ तक की बात। आगे चलें अब जरा, अब देखो आगे चलते हैं बच्चे। अगर मैं आपको बोलूं क्या ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एक छोटा ऑब्जेक्ट और एक, बिल्कुल सर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये फोर्स अप्लाई। अच्छा, अब ये जो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर मैं कहूं इसकी वैल्यू लिखूं तो ये वैल्यू यही होगी, F = G m1 m2 / r²। अब और से सुनना, सर आपने यहाँ पे ये आर ई क्यों लिखा। देखें आर ई तो सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला है ना, आपको तो यहाँ तक का फासला लेना था, क्योंकि आपने अभी कहा था जो आर आप लेते हैं वो तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस होता है, तो आपने वहीं पे क्यों रोक दिया भाई, इसलिए कि ये जो आर ई है इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है छोटी सी अमाउंट के मुकाबले में, क्योंकि हम आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है सर, समझ आ गया। अब हमें यह भी पता है कि ऑब्जेक्ट और इस अर्थ के दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं, नहीं कहते, वेट ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। अब देखो यहां पे आपने जो न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स निकाली वो ये है, और जो अर्थ किसी बॉडी पे फोर्स लगाता है उसे आप क्या कहते हो, वेट कहते हो। लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर मैं इन्हें इक्वेट कर दूं तो ये बनेगा mg विल बी इक्वल टू GME इंटू m डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। यही चीज बनेगी सर, बिल्कुल यही चीज बनेगी।
अब इसमें से जो आपको मरता नजर आ रहा है ना, इसे मार दो। मुझे तो एम से एम मरता नजर आ रहा है, ठीक है सर। क्या बनता है? जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। ये नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा है। याद होगा मैंने ये वर्क पावर एनर्जी में एक जगह पे ये इक्वेशन यूज भी की थी, तो ये इक्वेशन ऐसे ड्राइव की जाती है। आपने इस इक्वेशन को जहन में रखना है, ये आपके पास ना गोल्डन इक्वेशन है इस पूरे चैप्टर की, मतलब इस पूरे टॉपिक की, आप समझ लो। गोल्डन इक्वेशन से ये मुराद है कि हम हर जगह पे इसी को इस्तेमाल करेंगे, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है सर, चलें आगे चलते हैं, समझाएं मजीद हमें। अब देखो मेरा बेटा, ये जो गोल्डन इक्वेशन है ना, ये आपको क्या क्या बताती जा रही है, जरा ये भी आप समझते चलो। जब आप कहते हो ना जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर, ये क्या कर रहा है, इसकी मदद से आप जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो एट एनी पॉइंट। यानी कि ये कह रहा है जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट, अभी कहां पे आपने ये सारी कैलकुलेशन की है? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। कहां पे कैलकुलेशन की है? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सर ये कैसे पता चला? अरे भाई साहब, सरफेस पे ही तो रखा हुआ है, देखो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, सरफेस पे ही तो रखा हुआ है अभी ये ऑब्जेक्ट। सरफेस से ऊपर जाता तो फिर आर ई थोड़ी लेते, फिर आर ई के साथ हाइट का फैक्टर ऐड कर देते। सही है सर। जो कैपिटल जी है ये क्या है आपके पास? ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आपको एम ई नजर आ रहा है? एम ई को आप कहोगे इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ। एम ई को क्या कहोगे? इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ। सर ये इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा आगे चल के। फिलहाल आप बस मान लो कि ये मास ऑफ अर्थ है, इफेक्टिव इसमें क्या चीज है वो आगे चल के मैं बताऊंगा। ये जो नीचे आपको आर ई लिखा नजर आ रहा है ना, देखो ये मैंने ऊपर डेरिवेशन इसलिए कराई थी, आप समझ जाओ कि ये आर ई क्या है। ये आर ई जो है ना मेरा बेटा, ये डिस्टेंस है। ये क्या है? ये इस जगह पे जो भी कुछ लिखा होगा ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपके पास डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान में होता है, ठीक है। डिस्टेंस है कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। डिस्टेंस है ये कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। कहां तक का? टू द पॉइंट वेयर जी इज बीइंग कैलकुलेटेड। और से सुनना और इसको ध्यान में रखना, वेयर जी इज बीइंग कैलकुलेटेड। और ये वाली गलती नहीं करना। बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आपके पास ना वो क्या करते हैं, ई वहां पे आ नहीं रहा था इसलिए मैंने टी और डी के बीच में ई नहीं लिखा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि उनको लगता है यहां पे हमेशा रेडियस ऑफ अर्थ ही आएगा। नहीं, आप देखो ये आर ई कहां पे कहां से आया है? ये आ रही यहाँ पे यहाँ से आया है। और यहाँ पे आना क्या था इत्तेफाक से? यहाँ पे आना था आर का स्क्वायर। और ये आर क्या हुआ करता था? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स जिनके दरमियान में आप ये फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे। अब चूंकि आपने इसको रखा हुआ ही सरफेस ऑफ अर्थ पे था, तो इसका सेंटर से सरफेस तक का फासला बहुत ही कम था, ना होने के बराबर था आर ई के मुकाबले में, इसलिए यहाँ आर ई आया। अगर मैं इसको कहीं ऊपर ले जाऊं और ये वाला डिस्टेंस कुछ एच हो जाए, तो यहाँ क्या आएगा? आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर आ रहा होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर ये आपके पास है जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ। और ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द पॉइंट वेयर जी इज बीइंग कैलकुलेटेड एंड इवेल्युएटेड। ठीक है सर, समझ आ गया। अब इसी की बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हो? इसी की बेस के ऊपर आप अर्थ के सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बल्कि अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, एट द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट एक्स, एट द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट एक्स, किसी भी प्लेनेट एक्स के सरफेस पे अगर आपने जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ प्लेनेट एक्स विल बी इक्वल टू जी एम एक्स डिवाइडेड बाय आर एक्स का स्क्वायर। ये होता है भाई साहब, ध्यान में रख लेना, ठीक है। सही से समझ में आता है ये बात, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसके हमारे पास सवाल भी बनते हैं, सब चीज़ें बनती हैं, अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। सही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मान लो आपको एक सवाल दे दिया। सवाल में क्या कहता है? आपको कहता है कि यार एक कोई प्लेनेट है, और से सुनना, एक कोई प्लेनेट है, उस प्लेनेट का नाम प्लेनेट वाई है। उस प्लेनेट वाई का जो मास है, कहता है भाई दैट इज 9 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। ऐसे लिख के देगा, देर इज सम प्लेनेट, प्लेनेट वाई, उसका जो मास है दैट इज 9 टाइम्स द मास ऑफ प्लेनेट अर्थ। ठीक है सर, समझ आ गया। कहता है इस प्लेनेट का जो रेडियस है, कहता है दैट इज लेट्स से 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। जो रेडियस है दैट इज 2 टाइम द रेडियस ऑफ अर्थ। शायद आपने कभी ये वाले सवाल देखे हुए भी होंगे अपने क्लास 11 में। रेडियस ऑफ अर्थ, कहता है आप इस प्लेनेट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है ना वो कैलकुलेट करके बता दो।
बोलोगे सर कोई मसला नहीं है, अभी कर जाएंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट प्लेनेट वाई विल बी इक्वल टू जी, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर जगह यही रहेगा। मास ऑफ प्लेनेट वाई, भाई सरफेस पे निकाल रहे हैं हम ये, तो क्या बनेगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट वाई का स्क्वायर। ठीक है सर, जी को एज इट इज रहने दिया। मास ऑफ प्लेनेट वाई क्या है, 9 टाइम्स द मास ऑफ प्लेनेट अर्थ। ठीक है सर, रेडियस ऑफ प्लेनेट वाई क्या है, 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ प्लेनेट अर्थ, और ऊपर क्या आ गया जनाब, स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं, 9 एक तरफ हो गया, यहाँ आपके पास आ गया जनाबे वाला GME। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया जनाब यहाँ पे RE। ठीक है सर, समझ आ गया। अब आप गौर से देखते हो तो ये वाली जो पूरी की पूरी चीज है, ये वाली जो पूरी की पूरी चीज है, ये आपके पास जी के बराबर है। जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जब आप 9/4 है, इसको आप सिंप्लीफाई करने जाओगे तो भाई सॉल्व कर लो, क्या बनेगा ये, 4 2 होता है आपके पास 8, 9 में से 8 किया, 1 बच गया। फिर से आपके पास 4 2 होता है 8, और फिर वहां 2 बचेगा, तो 4 5 होता है 20। क्या आता है आपके पास, 2.25 टाइम्स ऑफ जी। यानी कि ये जिस सरफेस की बात कर रहा है, वहां पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू है, वो अर्थ के मुकाबले में 2.25 टाइम्स कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, अब आपने एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जी की जगह जी का वैल्यू पुट कर दो, क्या आंसर आ गया भाई, 22.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इस तरीके पर आप इस तरह के सवाल कर सकते हो। ठीक हो गया सर, समझ में आती है यहां तक की बात। आगे चलते हैं। अब देखो, हमने एट द सरफेस ऑफ अर्थ तो मालूम कर लिया। अब आपके पास जो जी का वैल्यू है ना, वो डिपेंड करता है डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, दैट इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू, ये हमारा अगला टॉपिक है। अब इसको भी देख लो, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। अब देखो, आपको ये बात पता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्टीट्यूड की वजह से क्या वेरिएशन आती है। एल्टीट्यूड मतलब जब आप हाइट कवर करते हुए जाते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, तो आप बोलोगे जनाब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ आपके पास है GME डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। ठीक है सर, समझ आ गया, इसे आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं मिसाल के तौर पर कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सम हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, क्या मतलब सर, देखो मैंने कहा ये सरफेस ऑफ अर्थ है, मिसाल के तौर पे ये क्या है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है। आपसे कहा गया कि जनाब आप सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, सुनना गौर से, आप सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, तो ये रहा जनाब फॉर्मूला, आप कर सकते हो यहां से। अब वो आपसे सरफेस ऑफ अर्थ पे निकालने के लिए नहीं बोल रहा, अब वो कह रहा है कि आप क्या करो, आप सरफेस ऑफ अर्थ से कहीं थोड़ा सा ऊपर चले जाओ। ठीक है, चले गए आप ऊपर, मान लो आप यहाँ कहीं पे आ गए। अब ये जो आपका पॉइंट है ना, ये आपने कुछ हाइट h कवर कर ली, दिस इज सम हाइट h जो आपने कवर कर ली। ठीक है सर, समझ आ गई बात की। अब ये जो आपके पास है ना, ये चीज, ये जो आपने हाइट h कवर करी है, अब आपको कहते हैं कि आप इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बताओ। देखो, जब आप ऊपर जाओगे तो जी अपनी जगह रहेगा, इफेक्टिव मास अपनी जगह रहेगा, आपका जो ये आर ई है, ये आर ई नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, RE प्लस एच, और ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास GME डिवाइडेड बाई RE प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। इसको आपने कह दिया मेरे बेटे क्या, इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर, समझ में आती है बात। अब देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, और से देखते जाना ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब आप इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हो, तो ये बनेगा जी प्राइम डिवाइडेड बाय जी विल बी इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा GME डिवाइडेड बाय RE प्लस एच का होल स्क्वायर। सही है, देखो ये मैंने क्या लिखा है, जी प्राइम की इक्वेशन। अब देखो, इस पूरे के नीचे ऐसे आएगा GME डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। जब इस पूरे फैक्टर को पलटूंगा तो RE स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और GME क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे करके हो जाएगा ये काम। तो मैं डायरेक्टली जो पलटने के बाद वाला फैक्टर है ना, वो लिख रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जनाब RE का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जनाब GME का वैल्यू। ठीक हो गया। अब ये जो आपका GME है, आपने इसको GME से मार दिया, यहाँ पे आपके पास क्या आता है, यहाँ पे आपके पास आता है जनाब RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE प्लस एच का होल स्क्वायर। ये चीज बनती है आपके पास यहाँ पे, समझ आता है। अब आपने ये इक्वेशन जहन में रखनी है, जब भी कभी आपसे हाइट वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाए, आपने हमेशा ये इक्वेशन जहन में रखनी है। एक कॉन्सेप्ट आपने यकीनन पहले भी पढ़ा होगा,
वो आपकी किताब वगैरह में भी लिखा है कि जी एच इज इक्वल टू 1 - 2h/r e मल्टीप्लाई बाय जी। आप लोग जब अपना एल्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट ड्राइव करते हो ना, कि अगर कोई बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर चली गई तो तो उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू उस हाइट एच पे है, वो आप यहां से करते हो। अब इस सवाल में ना, ये इस फॉर्मूले में एक छोटा सा मसला है। ये फॉर्मूला आपके बोर्ड लेवल पे तो सही चलेगा, लेकिन उसमें एक छोटा सा मसला, जरा समझ लेना। जब हम ये चीज ड्राइव करते हैं तो हम वहां पे डेलिबरेटली ये मान के चलते हैं कि एच इज वे लेस देन द वैल्यू ऑफ आर ई। ये ड्राइव कैसे होता है आपको नजर ही आ जाएगा अभी भी, अगर मैं सॉल्व करूंगा। ये ड्राइव इस तरह से होता है मेरा बेटा, कि अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, अगर मैं यहां से आर ई का वैल्यू कॉमन निकालूं, ये मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है, ये वैसे बता रहा हूं, इसका ताल्लुक हमारे कोर्स से नहीं है फिलहाल। अगर मैं यहां से आर ई का वैल्यू कॉमन निकाल लूं तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + h/r ई, और ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और बाहर हो जाएगा आर ई का स्क्वायर। तो आर ई के स्क्वायर से आर ई का स्क्वायर मर जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 + h/r ई का होल स्क्वायर। इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 + h/r ई की होल पावर -2। अब जो आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी है ना, 1 + x⁴ इज इक्वल टू 1 + nx + nn-1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आगे वो कहानी चलती भी जाती है। तो उसकी बेस पे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 1 - 2h/r ई। फिर आगे की टर्म्स को आप छोड़ दोगे, क्योंकि वो टर्म बहुत छोटी होती जाएंगी, क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि h बहुत 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 छोटा है और आर ई बहुत 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 बड़ा है। जब ऐसा होगा तो जाहिर है हायर पावर के अंदर वैल्यू मजीद कम होगी, तो आप आगे की फैक्टर को छोड़ दोगे। तो बताने का मकसद ये था कि यहां से जब आप यहां पे आते हो तो उसमें आप अजम्पशन की बेस पे आते हो कि एच इज वे लेस देन आर ई, वे लेस देन, बहुत छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में। तो ये वाला फॉर्मूला तब तक तो चलेगा जब तक आपके पास जो एच है, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ऐसे नंबर है ना, एच 5 मीटर, किलोमीटर नहीं बोल रहा, मीटर बोल रहा हूं, 5 मीटर 10 मीटर, तब तक तो सही है फॉर्मूला। लेकिन अगर वो आपको बोले कि जनाब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर चले गए रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, यानी कि आपने हाइट कितना कवर कर लिया, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊपर चले गए, तो बेटा कैसे लगाओगे ये फॉर्मूला, गलत हो जाएगा सवाल। अबे गलत इसलिए हो जाएगा, उसकी बुनियाद ही गलत रखी गई है। वो इसलिए रखी गई क्योंकि आपके जहन में ताकि एक कॉन्सेप्ट बुनियादी बना दिया जाए। तो अब समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, सही फॉर्मूला यूज करेंगे। सही फॉर्मूला हमारा हमेशा से यही है और यही रहेगा, जहन में रख लेना, ठीक है। अब एग्जामिनर सवाल कैसे कैसे पूछेगा, इसके अंदर कोई शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, भर भर के शॉर्टकट है इसमें भी, कुछ भी याद नहीं करना। एक ही फॉर्मूला है, सब इसी से करेंगे, हम सब कुछ इसी से करेंगे, ठीक है। अब देखो, मान लो आपका एग्जामिनर आपसे सवाल कहते हैं, क्या कहते हैं कि जनाब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर गए, ठीक है सर, कितना ऊपर गए, आपने जो एल्टीट्यूड कवर किया, जो आपने सरफेस से ऊपर डिस्टेंस कवर किया, हाइट कवर करी, दैट इज इक्विवेलेंट टू द रेडियस ऑफ अर्थ। आप अर्थ के सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊपर चले गए। सही है सर, चले गए ऊपर। अब क्या करें, अब आप बताइएगा जरा कि उस पॉइंट पर जी का वैल्यू क्या हो जाएगा। सवाल समझना पहले, सही। आप देखो, आपने अर्थ के सरफेस से ऊपर हाइट कितनी कवर करी है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो बेटा ये फॉर्मूला तो तुम्हें खुद ही समझ में आ रहा होगा, नहीं लग सकता ना, क्योंकि ये तो तब लगता था जब एच बहुत छोटा होता आ रही, अब तो वो एच ही आपको आ रही के बराबर दे दिया उसने। तो आप बोलोगे सर देखो कोई मसला नहीं है, हमें पता है जी प्राइम इज अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच। आप यहाँ पे होल स्क्वायर कॉमन भी कर सकते हो, मैंने तो स्क्वायर कॉमन नहीं किया, आप कॉमन कर लिया, क्या फर्क पड़ता है। ये हो गया जनाब आर ई। डिवीजन में क्या आ गया अपने पास, डिवीजन में आ गया जनाब आर ई प्लस का एच, और एच की जगह पे क्या आएगा जनाब, आर ई आ जाएगा, सही है। अच्छा, अभी पिछले दिनों भी एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, वो क्या हरकत कर रहा था, यहां से आर ई को आर ई से कैंसिल कर रहा था। बच्चे जहन में रखिएगा, ऐसे कैंसिलेशन नहीं होती जब तक ये दरमियान में प्लस या माइनस मौजूद होता है। हाँ, अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता तो कैंसिलेशन पॉसिबल थी। तो इसलिए आपको बारहा कहा जाता है, अल्लाह के वास्ते बेसिक मैथ्स पूरी कर लो, अगर आप बेसिक मैथ्स पूरी नहीं करते आप फंस जाओगे। ये आपके पास क्या आता है जनाब, टू आर ई आता है, ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर है, आर ई से आर ई क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ये बनता है जनाब जी प्राइम डिवाइडेड बाय जी विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। इस जी को अगर आप यहाँ ले जाओगे उठ करके, तो ये बन जाएगा आपके पास जी प्राइम विल बी इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है सर, समझ आता है। यानी कि उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू ये हो जाएगा। अगर आपको वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 10/4, 10/4 को आप सिंप्लीफाई कर लो, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, सही है। अब जल्दी से पहले एक बार इस सवाल को करो, जल्दी से करो, फिर उसके बाद मुझे बताओ कि अगर 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 अगर
अगर हाइट मेरी 2 RE के बराबर हो जाती तो उस पॉइंट पे बताओ जी प्राइम का वैल्यू क्या होता। इसी पैटर्न पे सॉल्व करो और जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो क्या। ठीक है भैया, हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1.11 भी चलेगा या G/9 भी चलेगा। करोगे आप इसी तरीके से, देखो जहां मैंने ये देखो, मैं फिर समझा भी देता हूँ कैसे हुआ है। एच की जगह पे आप सिंपली क्या पुट कर दोगे, लाके 2 RE पुट कर दोगे। अच्छा ये आपको ना लफ्जों में लिखा मिलेगा, ठीक है, जैसे मैंने तो H = 2 RE लिख के दिया है, वो आपको ये लिख के नहीं देगा, वो आपको कहेगा कि इफ यू मूव या एन ऑब्जेक्ट इज मूव from the surface of earth at a height that is equal to twice the radius of earth, what will be the value of gravitational acceleration at that point। ठीक है, तो आपने H = 2 RE समझ ले, खुद बनाना है, मैंने नहीं बनाना होगा ये, ठीक है। तो यहाँ आया 2 RE, RE + 2 RE कितना हो गया 3 RE, आदि से RE मर गया तो 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर हो गया 1/9, तो यहाँ आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, 10/9, सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 1.11। ठीक है, अब एक तो आपका ये होमवर्क है, होमवर्क क्या है, आप क्या करना, H = XRE के ऊपर आप सॉल्व करना और जी प्राइम का वैल्यू कैलकुलेट करना। एक्स का वैल्यू जो है ना वो आप लेके चलना 3, 4, 5, 6, बहुत दफा पूछे गए हैं यार ये वाले क्वेश्चन, ये लेके चलते जाना और 10 तक जाना और सिंप्लीफाई करना, ठीक है, आंसर निकालना। अब इसी से जो दूसरा सवाल बनता है, दूसरा सवाल क्या बनता है, आपको कहता है कि जनाब हाइट बताओ कितना ऊपर जाना पड़ेगा, सवाल सुनना गौर से। हाइट बताओ कितना ऊपर जाना पड़ेगा सरफेस ऑफ अर्थ से कि वो पॉइंट आ जाए, वो पॉइंट आ जाए जहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है दैट इज 1/4 टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इसे वो कहेगा क्या, वो कहेगा कितना ऊपर जाना पड़ेगा जहां पे जाके वो पॉइंट आ जाए जहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, 1/4 टाइम्स दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको देखो मैंने लिख के दिखा दिया हूं आपको, G/4 हो जाए 1/4 टाइम्स दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, 1/4 टाइम्स दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है सर, समझ में आ गई यहां तक की बात। अब क्या करें, आगे चलते हैं भाई, वही काम करेंगे जो अभी तक करते हैं, नया काम कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने बोला था ना एक ही फॉर्मूला है, बस उसी पे हाथ सेट कर लो, सब उसी से कराता रहूंगा मैं, बस आपने एक ही पे हाथ सेट करना है, उसी पे हम घूमते रहेंगे आगे पीछे। ये हो गया हमारे पास RE/RE+H और ऊपर आ गया हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है सर, आगे चलें। जी प्राइम की जगह पे आ गया हमारे पास G/4, अपॉन में क्या आ गया जनाब, अपॉन में आ गया जी। ठीक है सर, आगे चलें। ये हो गया आपके पास RE/RE+H का होल स्क्वायर। ठीक है सर, चलें आगे चलें। अब देखो ये आपके पास जी से जी मर गया यहाँ पे, यहाँ क्या होता है, यहाँ आपके पास होता है जनाब 1/4, दिस विल बी इक्वल टू RE/RE+H का होल स्क्वायर, RE+H और ऊपर आ गया होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूँ जनाब, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है। ये हो गया यहाँ पे RE, डिवीजन में आपके पास आ गया RE+H, क्रॉस आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बनता है जनाब RE+ का H विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द RE, और RE को वहां फेंक दोगे आप उठा के, तो आपके पास H का वैल्यू क्या आ जाएगा, RE आ जाएगा। यानी कि अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से RE डिस्टेंस ऊपर जाओ तो वो पॉइंट आएगा जहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बिकम 1/4 द वैल्यू दैट इट हैज ऑन द अर्थ सरफेस। सही हो गया। अब इसके अंदर भी मैं आपको पूछ लेता हूं, आपने हाइट कैलकुलेट करनी है और वो जगह बतानी है जहां पे पार्ट ए में जी प्राइम का वैल्यू क्या हो जाए, G/2 हो जाए। पार्ट बी में जी प्राइम का वैल्यू क्या हो जाए, G/3 हो जाए। पार्ट सी में जी प्राइम का वैल्यू क्या हो जाए, G/4 तो मैंने कर ही दिया, आप G/5 कैलकुलेट कर लेना। पार्ट डी में कर लेना, जी प्राइम का वैल्यू क्या हो जाए, G/9 हो जाए। और क्या कर लोगे, पार्ट ई में आप कर लेना, जी प्राइम का वैल्यू क्या हो जाए आपके पास, G/16 हो जाए। ठीक है, यहां तक मुझे बता दो सबसे पहले तो हो जाएगा, फिर हम ऊपर चलते हैं। और अभी तक हमने जो चीज़ देख ली है, अगर मैं इसको नट शेल में डिफाइन कर दूं ना, तो हमने ये देख लिया जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जी का वैल्यू कम होता है। उसकी रीज़न अगर आपने समझनी हो, रीज़न भी देख लो।
जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर है जनाबे वाला। यस सर। अब देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी का रिलेशन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये आर ई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द पॉइंट वेयर जी इज बीइंग कैलकुलेटेड। आपको नजर आ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ बढ़ता जा रहा है, तो जी उस पॉइंट पे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। बोलो यहां तक क्या सबको सारी चीज समझ में आती है, और ये होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं है। बोलो बोलो भैया। एग्जामिनर वर्डिंग में लिख के देगा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर वैल्यू ऑफ जी बिकम वन हाफ द वैल्यू दैट इट हैज ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है। चले आगे। दानिश बेटा आप लेक्चर दोबारा देखिए, पूरा लेक्चर दोबारा देखिएगा जब अभी अपलोड करूंगा। ठीक है। कौन सा F2 अपॉन F1 किसके बराबर आ रहा है? लब्बैक जमाली बेटा आप भी लेक्चर दोबारा देखिए, पूरा लेक्चर कम से कम 3 बार रिपीट करिएगा, कम से कम 3 बार। ठीक है। ठीक है। बेहतरीन है। बेटे लेक्चर को सबसे अच्छा समझने का तरीका ये होता है कि जो आपको क्लास में क्वेश्चन कराए जाए ना, उनको कम से कम आप 3 से 4 मरतबा अपने हाथ से प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको वो क्लियर होंगे। अब देखो बच्चे, हमारे पास जो हमारा अगला इसी के अंदर कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास आता है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ 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 डेप्थ। ठीक है। डेप्थ मतलब क्या है, अभी तक आप कहाँ जा रहे थे, अभी तक आप सरफेस से ऊपर जा रहे थे। भाई देखो अगर मैं आपको अर्थ की शक्ल बना करके दिखाऊंगा, तो ये देखो आपके पास सूरत हाल ये है कि ये जो है ना आपके पास जनाब एक अदद क्या है, ये आपके पास सरफेस है। आप जब सरफेस पे कैलकुलेशन करते हो, सरफेस पे आपके पास जी का वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है वो यहाँ पे आता है। जब आप ऊपर जा रहे थे यहाँ से, गोया कि आप कुछ एक हाइट एच कवर करते हुए जा रहे थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। आप चंद एक हाइट एच कवर करते हुए जा रहे थे, तो इस हाइट एच पे जाने के बाद आपके पास जो जी का वैल्यू था, वो पहले के मुकाबले में क्या हो रहा था, कम हो रहा था, क्योंकि आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। अब आप उल्टा काम कर रहे हो, अब आप डेप्थ कवर कर रहे हो। डेप्थ का मतलब क्या है, आप सरफेस ऑफ अर्थ से अंदर आ रहे हो। क्या मतलब सर, जरा समझाएं इस बात को, समझते हैं। यहां कहीं पे मान लो मेरा बेटा हमारे पास इस पॉइंट पे जो है ना, दैट इज द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है सर। अब देखो सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ अर्थ तक का जो फासला है ये तो फिक्स है, ये तो आपको पता ही है। ये कितना है आपके पास, आर ई है, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। अब आप डेप्थ कवर करके मान लो इस किसी पॉइंट पे आ गए। आपने क्या किया, आपने क्या किया मेरा बेटा, आपने जो है ना वो एक डेप्थ कवर करी, और आप जो है ना वो यहाँ कहीं पे आ गए। ठीक है। आप यहाँ किसी पॉइंट पे आ गए, समझिएगा भी जरा। आपने डेप्थ कवर करी और आप इस पॉइंट पर आ गए, ये आप आ गए इस पॉइंट पे। ठीक है सर, ये आपने मान लो एक डेप्थ, सर्टेन डेप्थ आपने कवर कर ली। ठीक है, ये डेप्थ कवर कर ली। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जनाब इस पॉइंट पे जो सेंटर से फासला बचा है वो कितना बचा है, ये वाला डिस्टेंस कितना बचा है, अगर आपसे पूछा जाए, गौर से सुनना, ये डिस्टेंस, भाई सेंटर से उस पॉइंट का फासला जहाँ पे जी कैलकुलेट करना है वो यही है ना, वो क्या बचेगा, वो आपके पास हो जाएगा आर ई माइनस डी के बराबर हो जाएगा। खुद सोचो ना क्या हो जाएगा, आर ई माइनस डी के बराबर हो जाएगा, वो जो बचा हुआ फासला होगा। जी सर ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखो सुनते जाओ, यहाँ पे गौर से अच्छे से देखते जाओ। आपके पास यहाँ पे, अब देखो अगर मैं आपको बोलूं यार सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो हमारे पास था वो क्या था, वो था जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर, ये था सरफेस ऑफ अर्थ पे। अब यहाँ पे आपको इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सिमिलरली जब आप इस डेप्थ, इस डी पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे मान लो आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो क्या है, जी प्राइम है। वो जी प्राइम जो है ना वो बराबर होगा जी
एम प्राइम डिवाइडेड बाय आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा, क्या चीज़, ये समझ में आ गया होगा सर ने यहाँ पे आर ई माइनस डी क्यों लिखा। वो ऐसे समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे आप क्या लिखते हो, यहाँ पे आप लिखते हो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द पॉइंट जहाँ पे आप जी को क्या कर रहे हैं जनाबे वाला, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये तो बात हमें अच्छे से हजम हो गई क्योंकि आर ई टोटल देखो ना भाई, आर ई यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस था पहले, ये टोटल था, डी आप नीचे आ गए तो बचा कितना हो गया, ये आर ई माइनस डी हो गया। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब देखो जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, जब आप कैलकुलेशन करते हो, अब यहाँ पे ये कैसे हो गया, या ये यहाँ पे गौर से सुनना, ये यहाँ पे आपने इफेक्टिव मास ये क्या कर दिया है, ये कैसे चेंज कर दिया, जरा समझो इस बात को। इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट ना एक मिसाल से समझते हैं हम लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव मास, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास। देखो देखो बच्चे, हमारे पास मान लो अगर यहाँ पे कोई एक ये पहाड़ है, ये एक कोई पहाड़ है, और यहाँ पे हमारे पास कोई लेट से ये समंदर है, सही, सी लेवल है। हमारे पास जो एयर होता है, अगर मैं एयर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाकर दिखाऊं तो एयर के पास, एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, हमें ये बात पता है, ऐसे ही है। मान लो एयर के पास जो है ना वो इस तरीके पर अलग अलग जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ना डिफरेंट लेवल्स डिफाइन कर रहा हूँ, गौर से सुनते जाना। एक लेवल मैंने ये डिफाइन कर दिया, सही, गौर से सुनो। सिमिलरली एक लेवल मैंने जो है ना मान लो यहाँ कहीं भी डिफाइन कर दिया, एक लेवल ये रहा, ये डिफाइन हुआ हुआ लेवल, सही है, ये एक लेवल डिफाइन हो गया। ये मैं अलग अलग लेवल्स डिफाइन कर रहा हूँ, सही है। और एक लेवल मैंने बिल्कुल समंदरी लेवल पे डिफाइन कर दिया। लेवल क्या है, मतलब अर्थ, अर्थ का सरफेस टाइप एक चीज समझ लो, मैंने इस पॉइंट पे डिफाइन कर दी, समझते जाना बस। अब सूरत हाल क्या है, अगर अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, आपने बचपन से आज तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम तो सुना होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको अपन लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही में, सही से समझ में आती है बात ये। अब आपके पास जो सी लेवल होता है, इस पॉइंट पे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इस पॉइंट पे, वो कैसा होता है जनाबे वाला, वो मैक्सिमम होता है। अब कोई खुदा का बंदा पूछे कि यार ये मैक्सिमम क्यों होता है, तो आप बोलोगे सर देखें, जितने भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो सारे के सारे इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ आती है, मैक्सिमम है। जब आप कुछ ऊपर चले गए तो यहां पे जाने के बाद प्रेशर आपका कम हो गया, क्यों कम हो गया, क्योंकि वो एयर के मॉलिक्यूल्स जिनकी डेंसिटी ज्यादा थी, जिनकी डेंसिटी ज्यादा थी वो नीचे रहते जा रहे हैं भाई। भारी चीजें कहाँ जाती हैं, नीचे आती हैं। तो वो एयर के मॉलिक्यूल जिनकी डेंसिटी ज्यादा थी वो नीचे आते जा रहे हैं, और जिनकी डेंसिटी कम है वो ऊपर ऊपर है। तो इसका मतलब अगर कोई बंदा इस पॉइंट पर मौजूद है तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट करने में सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स हिस्सेदार होंगे, ये नीचे वाले नहीं होंगे। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम हो गए भाई। टोटल कम नहीं हुआ, टोटल तो वही है, लेकिन इस पॉइंट पे इफेक्टिव कितने हैं, एक्ट कितने कर रहे हैं, कार्रवाई कितने कर रहे हैं, वो कम हो गए। जब बंदा और ऊपर चला जाएगा तो प्रेशर और कम हो जाएगा, पड़ा होगा ना, विद द राइज इन एल्टीट्यूड, जितना आप ऊपर जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कीप्स गोइंग डाउन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। उसकी रीजन समझ में आ गई क्यों कम होता है, क्योंकि एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। जो डेंसर गैसेस हैं वो नीचे सेटल होती हैं, जो लेस डेंसर गैसेस हैं वो ऊपर जाती हैं। सही है सर, समझ आती है बात की। अब देखो इफेक्टिव और टोटल में फर्क समझ लेना। टोटल हमेशा कांस्टेंट है, एयर के टोटल मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, इफेक्टिव कितने हैं उसमें से वो कम होते जा रहे हैं, सही है। अब देखो यहां पे यही चीज आप यहां पे भी समझ सकते हो। देखो समझो, जब आपके पास ये मान लो आपका अर्थ है, ठीक है, जब आप इस पॉइंट पर मौजूद थे, यहां कहीं पे थे, या इससे ऊपर आप किसी पॉइंट पे थे, तो अर्थ का सारा मास इफेक्टिव था इस पॉइंट पे क्या करने में, ये अर्थ का सेंटर है समझना। इस पॉइंट पे जब आप मौजूद थे तो अर्थ का सारा मास इफेक्टिव था जी को डिफाइन करने में, ठीक है। अब आप यहां पे थोड़ा सा अंदर आ गए, जब आप अंदर आ गए तो अब जो मैं दायरा बना रहा हूं ना, गौर से देखिएगा, अब ये जो मैंने दायरा बनाया है, ये जो मैंने दायरा बनाया है, इसके अंदर जो मास है ना, गौर से देखना, इसके अंदर जो मास है, इसके अंदर जो मास है, सिर्फ ये मास आपका क्या है, इफेक्टिव है। इस पॉइंट पे जी का वैल्यू डिफाइन करने में सिर्फ ये मास इफेक्टिव है। यानी कि जितना मास इसके बाहर रह गया
वो इफेक्टिव नहीं है इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिफाइन करने में, ध्यान में रखिएगा। तो आपको वाजे तौर पे ये बात नजर आनी चाहिए कि अब ये देखो, ये जो आपका इफेक्टिव मास है दैट इज बेसिकली डिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ जी, इस पॉइंट के ऊपर जो जी प्राइम है वो आपको वाजे नजर आ रहा है कि वो ओवरऑल मास ऑफ अर्थ से क्या हो गया, कम हो गया। सर आप इतनी लंबी चौड़ी कहानी हमें बता क्यों रहे हैं? हाँ, वो बता इसलिए रहा था ताकि एक तो आपको इफेक्टिव मास समझ में आ जाए, दूसरा बच्चे का एक सवाल होता है, कॉमन मसला आता है। कॉमन सवाल ये आता है कि सर देखें देखें, आपने हमें फॉर्मूला पढ़ाया जी का, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यही फॉर्मूला पढ़ाया था। जी सर बिल्कुल यही फॉर्मूला पढ़ाया था आपको। अब सर देखें, अगर हम इस फॉर्मूले को गौर से देखेंगे तो हमें ये बात तो नजर आ ही रही है ना कि जी जो है वो आर ई स्क्वायर के साथ कैसा है, इनवर्स रिलेशन के अंदर है। ठीक है सर, नजर आ रही है। तो देखिए जब हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जा रहे थे तो जी का वैल्यू कम हो रहा था क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। मैं बोलूंगा बहुत आला। वो बोलेगा सर देखें जब हम अंदर जा रहे हैं इसके अंदर, जब हम यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहे हैं तो हम सेंटर ऑफ अर्थ से करीब करीब जा रहे हैं। मैं बोलूंगा बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर जब सेंटर ऑफ अर्थ से करीब जा रहे हैं तो गोया ये वाला डिस्टेंस तो कम होता जा रहा है। जी सर, तो फिर तो जी का वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, बढ़ना चाहिए। लेकिन इन एक्चुअल आप देखोगे कि डेप्थ कवर करने के बाद भी, डेप्थ कवर करने के बाद भी क्या होता है कि आपके पास जी का वैल्यू कम होता जाता है, जी का वैल्यू कम होता जाता है। आप जब डेप्थ कवर करते हो जी का वैल्यू क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी कि मैक्सिमम जी का वैल्यू होता है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। आप ऊपर जाओ तब भी कम होता है, आप नीचे आओ तब भी क्या होता है, कम होता है। अब अगला सवाल पूछता है सर जी का वैल्यू अब कम क्यों हो रहा है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कम हो रहा है तो जी शुड इंक्रीज। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या आता है, डेप्थ के अंदर आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर जो वेरिएशन लाने वाले फैक्टर है ना वो एक से बढ़कर हो जाते हैं दो। दो फैक्टर आपके पास हो जाते हैं जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर क्या करते हैं, वेरिएशन लेकर आते हैं। सर मिसाल से समझाइएगा जरा, समझाते हैं आपको। देखो मिसाल से आपको समझाते हैं बात, मिसाल से अगर आप बात समझोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। वेरिएशन लाने वाले फैक्टर दो कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपका इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ, टोटल मास ऑफ अर्थ नहीं कह रहा, वो मास ऑफ अर्थ कह रहा हूं जो कि जी डिफाइन करता है। और दूसरा आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। दो फैक्टर हो गए, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो यानी कि आप डेप्थ कवर करते हुए आते हो तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कम होता है तो इसकी वजह से जी बढ़ता है, और मास ऑफ अर्थ भी कम होता है, इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ कम होता है, इसकी वजह से जी कम होता है। क्योंकि देखो इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ के साथ जी का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। भाई छोटा छोटा, भाई जितना आप नीचे जाओगे इतना इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ कम होता जाएगा ना, स्फेयर का साइज कम होता जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास जी का वैल्यू कम होगा। अब देखो ये दोनों अमल कर रहे हैं, अब इसमें से किसका अमल नजर आएगा, जाहिर है उसका अमल नजर आएगा जो डोमिनेंट होगा। भाई खुद सोचो, आप घर में मिसाल ले लो, घर में आप कुछ कहते हो, आपका बड़ा भाई या बहन कुछ कहता है, तो बात किसकी मानी जाती है, बड़े भाई या बहन की? देखो कहा तो दोनों नहीं ना, दोनों ने एक बात की। अब मसला यह है कि उसने कुछ और कहा, आपने कुछ और कहा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि उसका होल्ड ज्यादा है। मिसाल दे रहा हूं, हो सकता है आपका ज्यादा हो, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने बात की है, ठीक है। तो जिसका होल्ड ज्यादा है बात उसकी मानी जा रही है। तो डोमिनेंट फैक्टर यहां पे कौन सा होता है, तो डोमिनेंट फैक्टर यहां पे मास ऑफ अर्थ होता है, इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ। अभी चूंकि हमारा ये कोर्स डोमेन नहीं है, वरना मैं आपको डेरिवेशन करके साबित करा था कि इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ डोमिनेंट फैक्टर है हमारे पास यहां पे। ठीक है सर जी, आगे देखो अब इसके अंदर, तो इस वजह से जी का वैल्यू कम होता है, ये भी ध्यान में रख लेना। तो आपने जब इस पॉइंट के ऊपर निकालना है तो इसका वैल्यू बन जाएगा जी प्राइम डिवाइडेड बाय जी विल बी इक्वल टू 1 - d/r e, वेयर डी इज द डेप्थ। अच्छा डेप्थ हमेशा नापी कहां से जाती है, ध्यान में रख लेना इसको भी हमेशा। डी या एच, डेप्थ हो या हाइट हो, हमेशा नापी कहां से जाएगी, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस इसके लिए रेफरेंस है। हाइट सरफेस से ऊपर की तरफ नापी जाती है, डेप्थ सरफेस से नीचे की तरफ नापी जाती है। और ये फॉर्मूला वही है जो आप क्लास 11 में पढ़ के आए हो, ये हमेशा चलेगा। सर ऊपर आपने 1 - 2h/r वाला बोला था, वो हमेशा नहीं चलेगा, इसलिए कि वो फॉर्मूला ड्राइव करते हुए आपने अजम्पशन लिया था। यहां पे कोई अजम्पशन नहीं लिया तो ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। सर सवाल बताएं कैसे आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके। कहते हैं बताओ कितना डेप्थ कवर करें हम सरफेस ऑफ अर्थ से, कितना नीचे जाएं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पॉइंट पर 1/2 द वैल्यू हो जाए दैट इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ।
हम कितना नीचे जाएं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाए, 1/2 दैट इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आप बोलो सर कोई मसला नहीं है, अभी करके देख लेते हैं। आप बोलोगे यहां पे जी प्राइम डिवाइडेड बाय जी विल बी इक्वल टू 1 - डी में आ जाएगा क्या, आर ई। सही है सर, जी प्राइम की जगह आ गया जी/2 अपॉन में आ गया जी, ये आ गया 1 - डी डिवाइडेड बाय आर ई। ठीक है सर, समझ आ गया। ये जी से जी आपके पास मर जाता है, यहां आपके पास आता है 1/2, ये आता है 1 - डी डिवाइडेड बाय आर ई। ठीक है सर, इस पूरे फैक्टर को वहां ले जाओ, इस पूरे फैक्टर को यहां ले आओ, ये बन जाएगा आपके पास डी डिवाइडेड बाय आर ई विल बी इक्वल टू 1 - का हाफ। 1 - का हाफ करोगे आंसर क्या आएगा, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा डी विल बी इक्वल टू आर ई डिवाइड बाई टू। यानी अगर आप अर्थ के सरफेस से 1/2 द रेडियस ऑफ अर्थ नीचे आ जाओ तो वो पॉइंट आएगा जहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पहले के मुकाबले में आधी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। अब आपने यही काम करना है, आपने डेप्थ निकालनी है। कब, अगर जी का वैल्यू जी/3 रह जाए, अगर जी का वैल्यू जी/4 रह जाए, अगर जी का वैल्यू जी/5 रह जाए, अगर जी का वैल्यू जी/6 रह जाए, आपने ये काम करना है। सही हो गया। सिमिलरली एक और चीज देख लो, गौर से सुनना। अगर मैं डेप्थ कवर कर लूं रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, गोया कि अगर मैं सरफेस से इतना नीचे आ जाऊं कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर नीचे आ जाऊं, अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर नीचे आ जाऊं तो बताओ मेरे पास वहां पे जी का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर नीचे आ जाऊं तो आप बोलोगे सर कोई मसला नहीं है, जी प्राइम डिवाइडेड बाय जी विल बी इक्वल टू 1 - डी अपॉन आर ई होता है। आप कितना नीचे आ गए, डेप्थ कितना कवर कर ली, रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहां भी वही लिख लो भाई, आर ई आर ई। सही है, ये वाला आर ई तो फॉर्मूले का है, वो ऊपर आपने डी की जगह लिखा है क्योंकि डी आपको गिवन था क्या है, आर ई के बराबर। आर ई से आर ई मर गया, क्या होता है यहाँ पे 1 - का 1, ये हो गया 0। ये आपके पास बनता है जी प्राइम डिवाइडेड बाय जी विल बी इक्वल टू 0, इसको वहां बेच के मल्टीप्लाई करा दे एंड यू विल गेट जी प्राइम इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि क्या पता चला, पता आपको ये चला कि सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसको आप दो तरह से समझ सकते हो। अर्थ किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है अपने सेंटर की तरफ बुलाने के लिए। सही, अर्थ किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाता है अपने सेंटर की तरफ बुलाने के लिए। अब जबकि ये बॉडी सेंटर पे पहुंच गई तो फोर्स लगाने का मकसद खत्म हो गया, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो गई। समझने का एक तरीका। समझने का तरीका नंबर 2 क्या है, तरीका नंबर 2 ये, जब आप सेंटर ऑफ अर्थ पे आ जाओगे तो वहां पे इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ 0 हो जाएगा। जब इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ 0 हो जाएगा तो भी आप कहोगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो गई जनाब, 0 हो गई। ठीक है, इन शॉर्ट ये चीज। अब इसी के अंदर आप किस तरह से करोगे इसके होमवर्क, आप ऐसे करोगे, आप बोलोगे अगर डेप्थ आर ई डिवाइड बाई 2 हो जाए तो बताओ जी प्राइम का वैल्यू क्या है। अगर डेप्थ आर ई डिवाइडेड बाई 3 हो जाए तो बताओ क्या है। अगर डेप्थ आर ई डिवाइडेड बाई 4 हो जाए तो बताओ क्या है। अगर डेप्थ आर ई डिवाइडेड बाई 5 हो जाए तो बताओ क्या है। ये सारे होमवर्क क्वेश्चन है जो आपने कल की क्लास से पहले लाजबन करके रखने हैं, क्योंकि कल की क्लास से के अंदर मैं आपको सेंटर ऑफ अर्थ से ये डिस्टेंसेस निकाल के बताऊंगा। समझ उसी को आएगा जिसने ये होमवर्क किए हुए होंगे, बाकी सारे परिणाम नहीं समझ पाएंगे। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ से जब डिस्टेंस निकालेंगे उसके लिए आपके पुराने कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। यहां तक मुझे बता दो क्या सबको सारी चीज अच्छे से क्लियर है। हाँ, अब जो मेडिकल वाला बच्चा होता है ना उसका सवाल होता है सर ग्रेविटेशन तो नहीं है, तो अब सिंपल पेंडुलम है ना। अब सिंपल पेंडुलम को अगर वो कहे कि मैं सरफेस से ऊपर लेके चला गया रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, बताओ इसके टाइम पीरियड की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सिंपल पेंडुलम शामिल है नहीं शामिल है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला शामिल है नहीं शामिल है, शामिल है। कैसे बताओगे डिफरेंस क्या होगा, जब आपने ग्रेविटेशन ही नहीं पढ़ा फिर आप वही काम कर रहे होगे, अंडे टमाटर पीएमडीसी को जाके मार रहे होगे कि आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आया है, फिर वही होगा, वो अपना दामन बचा के निकल जाएंगे, आप रोना गाना करते रहोगे। ठीक है, तो बेहतर है जो पढ़ाया जाए सब पढ़ो। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, समझ लिया था, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो प्रैक्टिस करके आए होंगे, क्योंकि आज का जो हमारा पहला ही क्वेश्चन है ना उसके अंदर उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो मिसाल के तौर पे मैं आपको सवाल देता हूँ कि फाइंड द डिस्टेंस, सवाल ये है फाइंड द डिस्टेंस, आगे कहता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ
वेयर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इसको कर आगे ले जाएं थोड़ा सा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। आगे कहता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वेयर वेयर gravitational acceleration becomes one half the value that it has on the earth surface। ठीक है, यानी कि आपको कह रहा क्या है कि सेंटर ऑफ अर्थ से ना आपने उस पॉइंट तक का फासला बताना है जहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाता है, वन हाफ हो जाता है। किसके मुकाबले में वन हाफ हो जाता है? जो कि सरफेस ऑफ अर्थ है ना, उसके मुकाबले में क्या हो जाता है, वन हाफ हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगर आपने कल वाला लेक्चर अच्छे से लिया हुआ है ना, तो मेरी अब बातें आपको हजम भी होंगी और समझ में भी आएंगी। देखो ये मान लो मेरा बेटा, हमारे पास जो है ना ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं भी लिया तो भी बस आप गौर से सुनते जाओ। ये जो चीज़ है ना मेरा बेटा, ये आपके पास क्या कहलाती है, दिस इज टर्म्ड एज द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखो जो आपका सरफेस ऑफ अर्थ है ना, ये है आपका सरफेस ऑफ अर्थ। और हमें ये बात पता है कि जनाब सरफेस ऑफ अर्थ पे जो जी का वैल्यू होता है ना, जो जी का वैल्यू होता है, दैट इज गिवन बाय GME डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। और हमें ये भी पता है कि जनाब इसका जो ये कह लो कि वैल्यू आता है, ये तकरीबन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। फिर हमने कल की क्लास में ये भी देखा था कि अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाओगे तो भी जी का वैल्यू कम होगा, और सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे आओगे तब भी जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। साथ ही साथ हमें एक बात और ये भी पता है कि सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर के सेंटर ऑफ अर्थ तक का जो फासला है ये फिक्स है, और ये कितना है आपके पास, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। ये बात भी हमें पता है। अब देखो मैं यहाँ पे ना दो पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, गौर से सुनना और मेरी बात समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, लेट से दिस इज वन पॉइंट। एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया लेट से यहाँ कहीं पे, दिस इज वन पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ जनाब पॉइंट लेट से पॉइंट एक्स का, इस पॉइंट को नाम देता हूँ जनाब लेट से मैं पॉइंट वाई का। मैं कह रहा हूं पॉइंट एक्स भी एक ऐसा पॉइंट है, क्या बोला मैंने, पॉइंट एक्स भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू वन हाफ है सरफेस के मुकाबले में, और पॉइंट वाई भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू वन हाफ है। तो पहले तो देखो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हाँ यार, दो पॉइंट्स ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक सरफेस से ऊपर होगा और एक सरफेस से नीचे होगा। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है भाई। बहुत सिंपल सी बात क्या है, जब आप सरफेस से ऊपर जाना शुरू होते हो तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 9.8 से कम होना शुरू होती है, और कम होगी और कम होगी और कम होगी, एक पॉइंट आएगा जहां पे जाके वो वैल्यू रह जाएगी 4.9, विच इज वन हाफ द वैल्यू ऑफ 9.8। इसका मतलब ऊपर जाकर भी ऐसा पॉइंट आएगा और नीचे जाकर भी ऐसा पॉइंट आएगा। सही हो गया। अब मुझे ये दो काम करने हैं, ठीक हो गया। अगर मैं सबसे पहला काम करता हूं पॉइंट एक्स के लिए, पॉइंट एक्स कहाँ पे, बस ये सवाल अब खत्म हो गया, मतलब सवाल के अंदर समझने के लिए बस यही एक चीज थी, बाकी कल वाला काम है। अब मैं पॉइंट एक्स के लिए काम करता हूं। तो देखो पॉइंट एक्स जो मुझे मालूम करना है मेरे बेटे, मैंने मान लिया पॉइंट एक्स सरफेस ऑफ अर्थ से कुछ हाइट एच ऊपर है। पॉइंट एक्स कहाँ है, पॉइंट एक्स, और से देखो पॉइंट एक्स आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ से कुछ हाइट एच कहाँ है, ऊपर है। आपको वो पॉइंट एक्स बताना है जहां पे जी का वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू वन हाफ हो जाए। तो जनाब हमें फॉर्मूला तो पता ही है, जी प्राइम डिवाइडेड बाय जी विल बी इक्वल टू, सॉरी पूरा फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कल ऑलरेडी कर ही लिया था ये सब कुछ। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे RE डिवाइडेड बाय RE प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखेंगे हम, और स्क्वायर जो था दोनों पे तो आपने कॉमन कर दिया। अभी जी प्राइम का वैल्यू आपको वहां पे पता है कितना है जनाबे वाला, G/2 है, और अपॉन में क्या है, जी है। ठीक है सर, आगे आगे चलते हैं। ये हो गया RE, अपॉन में आ गया जनाब क्या, RE प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये जी से जी मर गया, यहाँ क्या बचा, 1/2 बचा, और यहाँ पे स्क्वायर भी आ रहा है। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूँ, और से देखिएगा, अगर मैं दोनों तरफ क्या लेता हूँ जनाबे वाला, अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूँ तो वन का रूट तो वन ही होता है, और अंडर रूट टू एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे अपने पास। ये बनता है जनाब हमारे पास RE डिवाइडेड बाय RE प्लस एच। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये बन जाएगा हमारे पास RE प्लस का एच। दोनों तरफ मेरा बेटा अंडर रूट लिया तो सीधे हाथ पे स्क्वायर से रूट मर गया, और उल्टे हाथ पे 1/2 रूट के अंदर था तो वो 1/2 रूट के अंदर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। वन का रूट वन ही होता है और टू का रूट अंडर रूट टू लिख दिया।
ये आपके पास बन गया जनाबे वाला क्या, √2 RE। ठीक है, ये जो √2 RE है, √2 का वैल्यू हमें पता है 1.414 होता है, तो ये हो गया 1.414 RE। अगर आपको यहाँ से h का वैल्यू चाहिए तो ये क्या बन जाएगा, 1.41 RE माइनस RE, क्योंकि RE ये वाला RE इधर प्लस हो रहा था, दूसरी जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपने वैल्यू निकाल ली, कितना आ रहा है जनाब, 0.41 RE। ठीक है, अब आपने डिस्टेंस कहाँ से निकालना था, अब जरा समझिएगा इस बात को। You are supposed to find out the distance of the point from where, from the center of earth। अगर मैं आपको बोलूं यार मुझे पॉइंट एक्स का डिस्टेंस बताओ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो बहुत सिंपल है, देख के ही नजर आ रहा है, यही डिस्टेंस बनेगा ना पूरा का पूरा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो यही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RE+H। क्या हो जाएगा, RE+H। पहले मैंने H निकाल दिया, मैं चाहता तो डायरेक्टली यहां से भी कह सकता था कि RE+H का वैल्यू 1.41 RE आ रहा है, लेकिन चूंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था इसलिए मैंने आपको कहा। अब जब ये आपको बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ बताइए, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो देखो सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सरफेस ऑफ अर्थ तक का फासला कितना है, RE, और उसके ऊपर आपने जो H कैलकुलेट किया है, भाई आप क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ अर्थ से उस पॉइंट तक का फासला बता दो जहां पे G का वैल्यू आधा रह गया है। तो भाई सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस तक का ये फासला, सरफेस से उस पॉइंट तक का ये फासला, दोनों को सीधा सीधा जोड़ लेंगे उठा के। तो क्या बनता है जनाब, RE और प्लस H कितना आया आपके पास, 0.41 RE। सही है, सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनता है, 1.41 RE। ये आ गया, ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब एक पॉइंट और भी है, और वो कब आएगा, वो आएगा जब आप डेप्थ कवर करोगे, यानी कि आप सरफेस ऑफ अर्थ से कहाँ जा रहे होगे, आप सरफेस ऑफ अर्थ से अंदर जा रहे होगे। अब मान लेते हैं कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपने ये जो डेप्थ कवर करी है, इस डेप्थ को हमने कुछ नाम दे दिया। ठीक है, ये इसको मान लो, ये जो आपने डेप्थ कवर करी है, इस डेप्थ को हमने नाम दे दिया डेप्थ डी का। क्या नाम दे दिया, डेप्थ डी का। डेप्थ डी आपने अंदर की तरफ आते हुए कवर कर ली। जब आपने ये सर्टेन डेप्थ डी कवर कर ली तो बच्चे अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पे ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको अगर मैंने मार्क करना हो तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भाई खुद देखो ना, ये पूरा कितना था, RE था, इसमें से D आपने कवर कर लिया ऊपर से नीचे आते हुए, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, RE-D हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डेप्थ के बराबर हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं पॉइंट Y के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, दिस इज पॉइंट Y, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, दिस इज पॉइंट Y। अब मैं पॉइंट Y के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, और पॉइंट Y सरफेस से ऊपर है या सरफेस से नीचे है, तो मुझे नजर आ रहा है कि मेरा जो पॉइंट Y है वो सरफेस से कहाँ है, नीचे है जनाब। जब वो सरफेस से नीचे है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, G' / G विल बी इक्वल टू 1 माइनस का D/RE। और मुझे पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो चुका, 1/2 द वैल्यू दैट इट हैज ऑन द अर्थ सरफेस। सही है सर, 1 माइनस का D/RE, ये बन गया। जी से जी आपके पास मर जाता है, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ होता है जनाब 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस का D/RE। यही बनता है हमारे पास, यही बनता है सर। अब क्या करेंगे, अब ये इधर आ जाएगा जनाबे वाला, और ये उठ करके हमारे पास यहाँ आ जाएगा। सही है, अब क्या करेंगे इसको, ये बन जाएगा हमारे पास D/RE विल बी इक्वल टू 1 माइनस का हाफ। सही है, ये हमारे पास बन जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डेप्थ का वैल्यू कितना आ गया, RE/2। अब ये तो आपने क्या निकाला, ये तो आपने डेप्थ निकाला है, और मैंने आपको कल के लेक्चर में ये बात लिखवाई भी थी, अगर आपको याद होगा, कि डेप्थ हमेशा कहाँ से निकाली जाती है, आपको फिगर से भी नजर आ रहा होगा, सरफेस ऑफ अर्थ से निकाली जाती है। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये है जनाब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, उस पॉइंट का जहां पर जी का वैल्यू आधा हो रहा है। तो अब क्या करेंगे भाई, आप बोलोगे जब आपने डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ निकालना है तो डिस्टेंस फ्रॉम, अच्छा जाहिर है पेपर में जब वो सवाल पूछता है ना तो वो आपको कैटेगराइज करता है, अभी वो भी बताता हूँ। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ निकालेंगे तो क्या बन जाएगा जनाबे वाला, RE माइनस का D। तो ये बन जाएगा जनाबे वाला RE माइनस का RE/2। एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो 2RE माइनस का RE क्या बन जाता है जनाब, RE बटे में क्या आ गया, 2। ये आपका आंसर है। अब देखो हमने किया गया है, सवाल को गौर से देखो। हमने यहाँ पे बोला कि यार वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, 1/2 द वैल्यू दैट इट हैज ऑन द अर्थ सरफेस। ये काम हमने किया, कैलकुलेशन की हमने। अब आप यहाँ पे एक चीज अगर नोट करोगे जो आपको समझ में भी आनी चाहिए,
वो ये कि हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स के बारे में बात करी, एक सरफेस से ऊपर है और एक सरफेस से नीचे है। यानी अगर आप पॉइंट एक्स को देखोगे तो पॉइंट एक्स जो है ये आपका सरफेस से ऊपर है। आपने इस पॉइंट की कैलकुलेशन करने के लिए क्या किया, एच का वैल्यू निकाला, फिर आपने आर ई प्लस एच कर लिया। पॉइंट वाई आपका कहाँ था, पॉइंट वाई आपका सरफेस से नीचे था। पॉइंट वाई की कैलकुलेशन करने के लिए आपने क्या करी, डेप्थ निकाली और फिर आर ई में से आपने डी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। एग्जामिनर जब भी सवाल पूछेगा वो आपसे किसी एक पॉइंट के बारे में ही पूछेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ जब पूछेगा। सर हमें कैसे पता चलेगा सरफेस से ऊपर वाला पॉइंट निकालना है या नीचे वाला, तो वो लिख के देगा, find the distance of the point lying above the surface of earth from the center of earth where g prime equal g by 2। यानी कि डिस्टेंस बताइए सेंटर ऑफ अर्थ से उस पॉइंट का जो कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर लाई कर रहा है, जहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू आधा रह गया। या फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ दैट लाइज बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर जी प्राइम इज इक्वल टू जी बाई टू। अगर वो कुछ भी लिख के ना दे, अगर वो कुछ भी लिख के ना दे कि ये पॉइंट अबव द सरफेस है या बिलो द सरफेस है, तो आप हमेशा ये वाला काम करोगे। इसको मैं यहाँ पे डिफॉल्ट मोड पे सेट भी कर देता हूँ। यानी कि ऑटोमेटिक मोड पे आप जिसका इंतखाब करोगे वो ये वाला होगा। ठीक हो गया, जहन में रहेगी अब ये बात भी। यहाँ तक मुझे बता दो मेरा बेटा, सब चीज़ क्लियर है? अगर पहले इसको एक बार अपने हाथ से भी कर लो, मैं 3 तक गिन रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, 1 2 3। जल्दी से इसको एक बार अपने हाथ से करो और मुझे बताओ यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है? साथ ही साथ मैं आपके होमवर्क क्वेश्चन भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आपने सेम काम करना है और पॉइंट्स निकालने हैं, वो पॉइंट जहाँ पे जी प्राइम का वैल्यू जी बाई 3 है, जी प्राइम का वैल्यू जो है जनाब जी बाई 4 है, और जी प्राइम का वैल्यू जनाब जी बाई 5 है। ऐसे ही आपने दो दो पॉइंट्स निकालने हैं और सबका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ तक बता दो बच्चे, सब क्लियर है? अब देखो बच्चे, हमारे पास जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है पढ़ने के लिए, वो हमारे पास है अपेरेंट वेट वाला। ठीक है, अपेरेंट वेट वाला कॉन्सेप्ट भी सिंपल सा है, लेकिन माजी में दो चार दफ़ा उससे भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं ना कि यार वेट का डेफिनेशन बताओ कि वेट क्या होता है, तो आप में से कोई कहे कि वेट से मुराद है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ मौजूद है उस सब का टोटल सम वेट होता है, तो वो मास का डेफिनेशन तो हो सकता है, वेट का नहीं हो सकता। मास क्या है, जो भी कुछ बॉडी के अंदर इंटरनल सब कुछ मौजूद होता है ना, उसको जब आप जमा कर देते हो, खून है, ब्लड है, उसके ऑर्गन्स हैं, जो भी कुछ है इंसान की ह्यूमन बॉडी के अंदर, उन सब का जो भी कह लो कि जमा करके जो आता है किलोग्राम के अंदर, वो आपके पास मास होता है। वेट बिल्कुल अलग चीज़ है। अच्छा, मास चूंकि इंटरनल कंटेंट ऑफ अ बॉडी होता है, तो वो आपके पास ना हर जगह पे एक बराबर रहेगा। यानी कि अगर आप यहां से चांद पे चले जाओ तब भी वही रहेगा, आप यहां से जुपिटर पे चले जाओ तब भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सही है। लेकिन जो वेट है ना, दैट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग, ध्यान में रख लेना अब इस बात को। अच्छा, वेट क्या होता है या वेट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं जनाबे वाला, वेट एक अदद फोर्स है। जैसे हमने न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर भी पढ़ते हुए ये बात पढ़ी थी, आपको याद होगा। मैंने डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी वाली इक्वेशन की मदद से ही जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो आपको ड्राइव करके दिया था। तो वेट क्या है, सबसे पहले जहन में रख लेना भाई साहब, वेट एक अदद फोर्स है। अब जो भी फोर्स होती है ना कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाती है, सिंपल सी बात है। तो वेट एक ऐसी फोर्स है जो कि अर्थ एग्जर्ट करता है। किसके ऊपर एग्जर्ट करता है? किसी भी बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड में है उसके ऊपर एग्जर्ट करता है। कहां पर एग्जर्ट करता है, किस डायरेक्शन में एग्जर्ट करता है, क्या चाहता है अर्थ? अर्थ चाहता है बॉडी उसके सेंटर की तरफ एक्सेलरेट करती हुई आए। सुनना गौर से, वेट क्या है? एक फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। कौन लगाता है? अर्थ लगाता है। किस पर? हर उस बॉडी पे जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है। और अर्थ जब ये फोर्स लगाता है तो भाई हर फोर्स के लगाने का कोई मकसद होता है। भाई अगर मैं किसी चेयर को धक्का देता हूं तो मैं क्या चाहता हूं कि भाई जिस डायरेक्शन में मैं धक्का दे रहा हूं, चेयर उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती हुई चली जाए या उस डायरेक्शन में मूव कर जाए। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ का मकसद ये होता है कि हर बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ की तरफ, अर्थ ठीक है, एक्सेलरेट करती हुई आ रही हो। और किस एक्सेलरेशन से जनाबे वाला? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब एक और चीज समझना, ये मान लो अर्थ है, ये मान लो हमारे पास क्या है जनाब, अर्थ है। ठीक है, समझिएगा इस बात को अब जरा।
अगर आपके पास एक कोई बंदा यहां पे है, इस जगह पे है, तो अर्थ इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये देखो ये है सेंटर अर्थ का, ऐसे ही होगी फोर्स। अगर एक बंदा इस किसी डायरेक्शन में ऐसे यहां कहीं पे है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ऐसे लगेगी। सिमिलरली अगर कोई एक बंदा यहां पर है इस तरह से, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो ऐसे लग रही होगी। तो ये बात समझिएगा कि जो फोर्स एक्सर्टेड होती है ना, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यही वजह है कि हम हमेशा सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद रहते हैं, चाहे अर्थ का अर्थ रोटेट करती हुई कहीं पर भी हो, और हम जो है ना हमारा मतलब, हो सकता है अभी मैं इस तरह से हूं, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये तो डिपेंड करता है ना। तो हम जो अक्सर कहते हैं ना कि वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो इस बात को भी समझ लीजिएगा, जो हम कहते हैं ना बार बार के वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो हम हमेशा अपने आप को यहां मानते हैं। तो इसके लिहाज से अगर देखेंगे तो ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी कहाँ एक कर रहा होता है जनाब? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। लेकिन सही बात क्या है कि ये जो वेट है वो एक फोर्स है जो कि अर्थ एक्सर्ट करता है, ताकि हर बॉडी उसके सेंटर की तरफ क्या हो, एक्सेलरेटेड रहे, एक्सेलरेट करती हुई आ सके। ठीक है सर, चले यहां तक की बात तो हमें समझ में आ गई। अब जो वेट है, ये बात आप समझ गए कि वेट W इज इक्वल टू एम जी, और इसका मकसद सिर्फ एक है कि कोई भी जो बॉडी है वो अर्थ के सेंटर की तरफ एक्सेलरेट करती हुई आए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और इसको और आसान कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अच्छा, अब जरा एक चीज नोट करो, एक मिसाल से ना बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ये कोई एक बंदा है मिसाल के तौर पे। अब ये जो बंदा है ना, ये इस सर्टेन डायरेक्शन के अंदर, मैं चाहता हूं कि ये इस सर्टेन डायरेक्शन में मूव करे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। समझना गौर से बात। मैं चाहता हूं, ये भी मूव नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि ये एक डायरेक्शन में मूव करे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर मैं इसे यहां से इस डायरेक्शन में धक्का दूं तो ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आती है? और मान लो फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर मैं 1 न्यूटन से इसे पुश करता हूं, या 1 न्यूटन की फोर्स से इसे धक्का देता हूं, तो इसके पास स्पीड आएगी 1 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड आएगी भाई? 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आएगी। समझना। अगर मैंने इसको 1 न्यूटन से डायरेक्शन में पुश किया तो इसके बाद स्पीड कितनी आएगी? 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आएगी। ठीक है सर, समझ आ गई यहां तक की बात? अच्छा, अब देखो, अब ये जो बंदा है ना, इसके साथ मैं दो तीन केसेस बना लेता हूं। अब ये जो बंदा है ना, ये मान लो अभी रुका हुआ है, ये बंदा क्या है, अभी रेस्ट में रुका हुआ है। तो अल्टीमेटली मैंने इस बंदे के ऊपर आगे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल जो मैंने ली है, ये बंदा आगे मूव करना शुरू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से। मेरा मकसद अचीव हो गया। मकसद यही था ना कि ये बंदा राइट साइड पे जाए 10 मीटर पर सेकंड से, वो अपने पास अचीव हो गया। ये हो गया पार्ट ए, ये एग्जाम्पल ए। अब आते हैं एग्जाम्पल बी पे। एग्जाम्पल बी हमारे पास क्या है जनाबे वाला, ये बंदा जो है ना, ये क्या कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझना आप गौर से बात को, ये उल्टी सिमत में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। भाई मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये बंदा सीधे हाथ पे जाए 10 मीटर पर सेकंड से, ये तो भी उल्टे हाथ पे जा रहा है। अब जो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी वो 10 न्यूटन नहीं है, वो 10 से ज्यादा है, 12 न्यूटन हो जाएगी। क्यों भाई? जो मेरा पहला पहला 2 न्यूटन है वो उसकी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड को उल्टे हाथ में कैंसिल करेगा, और जो मेरा अगला 10 न्यूटन है वो इसको क्या करेगा, सीधे हाथ में मूव कराएगा 10 मीटर पर सेकंड से। अब आप नोट करो, अब की यानी कि इस वाली कंडीशन में जो मैंने फोर्स अप्लाई करी, देखो वो पहले से कैसी नजर आ रही है? ज्यादा नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि पहले उसके पास अपना कुछ अमल था, मुझे उसके इफेक्ट को नलीफाई करना था, इसलिए ऐसा हो रहा था। अच्छा, पार्ट सी देख लो अब जरा। पार्ट सी में क्या है कि ये जो बंदा है, ये बंदा ऑलरेडी आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसकी स्पीड है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड। मैं क्या चाहता हूं? 10 से मूव करे। ये कितने से कर रहा है? 4 से कर रहा है। अगेन अब की बार जो मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा वो सिर्फ 6 न्यूटन की होगी। क्यों? क्योंकि 4 से तो ये पहले से मूव कर रहा है। जब मैं इसके ऊपर 6 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा तो इसके पास मजीद 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार आ जाएगी, और अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा जनाब? अचीव हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं जो बंदे के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, क्या वो फोर्स कांस्टेंट है या सिचुएशन के लिहाज से वेरिएबल है, तो आंसर आएगा कि जनाब वो सिचुएशन के लिहाज से क्या है? वेरिएबल फोर्स है। बेहतरीन हो गया। ऐसे ही है ना, सिचुएशन के लिहाज से चेंज हो रही है ना। देखो, ये तो नहीं कह सकता कि मैं सारी जिंदगी इस पे 10 ही लगा रहा हूं भाई, कभी 12 भी लगा रहा हूं, कभी क्या लगा रहा हूं, 6 भी लगा रहा हूं। हाँ, जो ऑब्जेक्टिव है ना वो हर केस में अचीव हो रहा है। देखो, ऑब्जेक्टिव यही है ना मेरे भाई, जो ऑब्जेक्टिव है वो हर केस में क्या होता जा रहा है? अचीव होता जा रहा है। अब बिल्कुल यही बात आपने जहन में रखनी है। और अब हम चलते हैं हमारे अपेरेंट वेट और एलिवेटर के केसेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब देखो जनाब, ये मान लो हमारे पास एक एलिवेटर है, ठीक है, और इस एलिवेटर का
यहाँ पे जो है ना कोई हमारे पास मान लो इस जगह पे कोई एक ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है, अभी एलिवेटर मस्त रुका हुआ है जिंदगी में, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैंग कर रहा है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास तो होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स भी लग रही होगी, वेट नहीं कि जिसको आप वेट कहते हो, लग रहा होगा बिल्कुल। तो वेट कहाँ एक कर रहा होगा भाई, यही मान के चल रहे हैं ना कि ये सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है, तो वेट ऐसे एक कर रहा होगा डाउनवर्ड, ठीक हो गया। और चूंकि ये ऐसे स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है, तो इस स्ट्रिंग में कोई ना कोई टेंशन भी होगी, यकीन होगी ना भैया, क्या टेंशन नहीं होगी, टेंशन तो होगी। भाई स्ट्रिंग की खास बात क्या होती है कि आप जब भी उसको पुश करते हो, अब खींचते हो, ठीक है, अपनी तरफ खींचते हो स्ट्रिंग को, तो उसमें एक खिंचाव डेवलप होता है, टेंशन आ जाती है, ठीक हो गया, ठीक है। अब नोट करो ये जो टी है ना, जो विच इज बेसिकली द टेंशन इन स्ट्रिंग, इसको हम कहेंगे कि ये अपेरेंट वेट है। ये क्या है? अपेरेंट वेट। अच्छा, अपेरेंट वेट की डेफिनेशन क्या होती है? अपेरेंट वेट होता है जाहिरी तौर पे नजर आने वाला वेट, यानी कि जो अभी इसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा है। देखो फिर समझ लेना, आहिस्ता आहिस्ता समझ लेना। ये टॉपिक जो है ना, अगर सिर्फ क्वांटिटेटिवली पढ़ाया जाए कि सिर्फ फॉर्मूले बताने हो तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हो ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। टी टेंशन इन स्ट्रिंग है, उसको मैं कह रहा हूं अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट क्या होता है वो भी बता दूं, पहले वेट भी समझ लो। देखो जो डब्ल्यू है ना, ये डब्ल्यू इज इक्वल टू है एम जी। अब जरा समझिएगा इस बात, ये डब्ल्यू क्या है। जब भी कभी मैं डब्ल्यू कहूं ना, डब्ल्यू से मुराद होगी रियल वेट। रियल वेट क्या है यार? वो वेट जो कि अर्थ किसी भी बॉडी के ऊपर लगाता है, ताकि ताकि वो बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ एक्सेलरेट करती हुई जाए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑर्डिनरी कंडीशन में जब मैं रुका हुआ हूं, यानी कि जब मैं रेस्ट में हूं, या मेरी एक्सेलरेशन जीरो है, सुनना गौर से, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सेलरेशन जीरो है और अर्थ चाहता है वो ऊपर से नीचे आए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, तो अर्थ को जितना फोर्स लगाना पड़ेगा ना, वो कहलाता है रियल वेट। क्या बोला? अगर किसी ऑब्जेक्ट की खुद की एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है, तो अर्थ जितनी फोर्स इस पे लगाता है कि वो ऊपर से नीचे आए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? रियल वेट कहलाएगा। सर तो क्या कभी ये वेट चेंज हो जाता है? बिल्कुल चेंज हो जाता है, तभी हमने एक टर्म और डिफाइन करी है, और इसको मैं कह रहा हूं अपेरेंट वेट। क्या नाम दे रहा हूं? अपेरेंट वेट। अब आप यहां नोट करो, देखो जो टी का वैल्यू है ना, जो टी है, टी 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 वही होगा जो डब्ल्यू होगा। सुनना गौर से, सुनना, इस एलिवेटर के अंदर या इस फ्रेम के अंदर जो टी का वैल्यू होगा वही वेट का वैल्यू होगा। क्या मतलब सर इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर वेट चेंज होगा, यानी कि अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो चेंज होगा, तो टी भी चेंज हो जाएगा। सर ये कैसे कह सकते हैं? बहुत सिंपल, ये डब्बा रस्सी के साथ बंधा हुआ है, बंधा हुआ है, डब्बे के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, लग रही है, डब्बा नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा डब्बा नीचे? क्योंकि टेंशन एक्ट कर रही है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इससे क्या फर्क पड़ा भाई? इससे फर्क ये पड़ा, अगर इस डब्बे पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है तभी तो डब्बा रेस्ट में रहेगा, वरना रेस्ट में कैसे रह रहा है? भाई आपके पास एक रस्सी है, आपने रस्सी से कोई ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया, अगर वो ऑब्जेक्ट आपको लटका हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है, अपवर्ड भी उतनी फोर्स है। तो इसका मतलब टी और डब्ल्यू बराबर है, तभी तो ऑब्जेक्ट वहां पे रुका हुआ है, वरना कैसे रुकेगा? तो इसलिए मैंने टी को अपेरेंट वेट कहा है। जैसे जैसे डब्ल्यू का वैल्यू चेंज होगा, वैसे वैसे टी का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा। तो हम टी को मेजर कर लेंगे, और जब टी को मेजर कर लेंगे हमें पता चल जाएगा अपेरेंट वेट कितना है। अब समझते हैं आहिस्ता आहिस्ता, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, सब आहिस्ता आहिस्ता होगा। मान लो ये जो मास है ना, इस ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलोग्राम, और सिंपल कर लिया, ठीक है। और जी का वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं कितना है जनाब? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन सिंपल रहे। अगर मैं रियल वेट कैलकुलेट करूं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एम कितना है जनाब? 1, जी कितना है जनाब? 10, तो ये आ गया अपने पास 10 न्यूटन। सही है, मतलब समझिएगा, मतलब ये है कि अगर ये जो हमारा पहला केस है, पहला केस क्या है? अगर आपके पास इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि ये एलिवेटर एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ना तो अपवर्ड ना डाउनवर्ड। देखो अर्थ क्या चाहता है, सुनना गौर से, अर्थ क्या चाहता है? अर्थ चाहता है कि हर बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती हुई आए, ऊपर से नीचे एक्सेलरेट करती हुई आए, और फ्री फॉल करती हुई आए। क्या करती हुई आए? फ्री फॉल। ए का वैल्यू जी के बराबर हो, यानी कि वही 9.8 या 10 मीटर। अभी ये कुछ नहीं कर रहा, अभी ये जो एलिवेटर है ना, पार्ट ए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो एलिवेटर हो सकता है रेस्ट में हो,
या हो सकता है वो ऊपर या नीचे मूव कर रहा हो विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लेते हैं ऊपर जा रहा है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मान लो नीचे भी ले जा सकते हैं, पहले ऊपर का समझ लेना फिर नीचे भी समझा दूंगा। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन अभी जीरो है। ये जो येलो से बनाया ये अर्थ की चाहत है, ये अर्थ चाहता है कि ये अर्थ चाहता है, ये जो वेट लगाने पर अर्थ ये चाहता है, अर्थ ये चाहता है, लेकिन अभी ऐसा हो रहा नहीं है। अर्थ ऐसा चाहता है लेकिन अभी ऐसा हो रहा नहीं है। अर्थ चाहता क्या है कि हर बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती हुई आ जाए। तो केस ए क्या है या केस वन क्या है, अभी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट के अंदर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड भी जा सकता है, अभी कराऊंगा वो भी। लेकिन की टेक अवे क्या है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अच्छा अब देखो, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखते हो, इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी फोर्सेस है, एक टी लग रहा है अपवर्ड, एक डब्ल्यू लग रहा है डाउनवर्ड। मैं कहता हूं अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब मैं कहूंगा ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है नीचे वाली फोर्स के मुकाबले में। अरे भैया, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे ऊपर एक फोर्स लग रही है नीचे एक फोर्स लग रही है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स क्या है, ज्यादा है, और नीचे वाली फोर्स क्या है, कम है। तो आप बोलेंगे टी माइनस का डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एम ए, जो कि अनबैलेंस फोर्स का फॉर्मूला है, न्यूटन का सेकंड लॉ, टी माइनस डब्ल्यू, स्ट्रॉन्ग फोर्स माइनस वीक फोर्स इज इक्वल टू अनबैलेंस फोर्स। ठीक है सर। अब देखो टी माइनस का डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एम ए की जगह क्या आ गया, जीरो, क्योंकि मैंने अभी बताया एलिवेटर एक्सेलरेट नहीं कर रहा। तो ये आपके पास क्या आ गया जनाब, टी माइनस का डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जीरो, विच मीन्स टी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। क्या सीखा आपने केस ए से, आपने ये सीखा कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इस केस के अंदर अपेरेंट वेट रियल वेट ही होगा। यानी कि जो रियल वेट है वही अपेरेंट वेट के बराबर है। ऐसा नहीं होगा कि रियल वेट ज्यादा हो या अपेरेंट वेट कम हो या अपेरेंट वेट ज्यादा हो। अर्थ ने अगर 10 न्यूटन की ताकत लगानी है इस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेट कराने के लिए तो अर्थ उतनी ही ताकत लगाएगा। अब यही काम अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसको कहते कि वो डाउनवर्ड आ रहा है, तब भी यही होता, बस फर्क क्या होता, ये मैंने अभी अपवर्ड के लिए काम किया था, अगर यही काम मैं डाउनवर्ड के लिए करता तो आप बोलते सर नीचे वाली फोर्स ज्यादा है क्योंकि नीचे आ रहा है, वेट ज्यादा है टेंशन के मुकाबले में, तो आप बोलते जनाब डब्ल्यू माइनस का टी विल बी इक्वल टू क्या, एम ए। अगेन आप बोलते भाई चूंकि एक्सेलरेशन तो आ ही नहीं रही है, एक्सेलरेशन तो अभी जीरो है, तो फिर W माइनस टी वुड हैव बीन, W माइनस टी वुड हैव बीन इक्वल टू जीरो। फिर आप सिंप्लीफाई करते तो W इक्वल टू टी आता। यानी कि अगर एक्सटर्नल एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेट नहीं कर रही बॉडी, तो इस केस में रियल वेट और अपेरेंट वेट आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम जरा। अब आती है कंडीशन पढ़ने वाली और समझने वाली। अब आपके पास एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, यानी कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, अब रुकी भी नहीं है, बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। अब सुनना, अगर आपने वो ऊपर बंदे वाली मिसाल समझ ली है खुद ही समझ में आ जाएगा। अब बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, और एक्सेलरेट कहां कर रही है जनाब, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि ये जो आपका एलिवेटर है, ये जो आपका एलिवेटर है, इसी को ले आते हैं दोबारा, सुनो गौर से। ये जो आपका एलिवेटर है ना, ये एलिवेटर अब ना तो रेस्ट में है ना कुछ और है। ये एलिवेटर अब क्या कर रहा है समझिएगा, ये एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है। कोई भी एक्सेलरेशन हो सकती है। अगर मैं आपसे कहता हूं मान लो इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरा सवाल जो मैं येलो से बना देता हूं, अर्थ क्या चाहता है, अर्थ चाहता है जनाब ये ऊपर से नीचे आए और इसका एक्सेलरेशन नीचे आते हुए कितना हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कर क्या रहा है, ये तो उल्टा काम कर रहा है, ये तो अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। ये अर्थ चाहता है, ये अर्थ चाहता है, और वो जो ब्लू से बनाया है वो अभी ये भाई साहब करंटली कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अगर ये इसकी एक्सेलरेशन जीरो होती, एक्सेलरेशन ना होती इसके पास, तो अर्थ को इस डब्बे पे फोर्स लगानी पड़ती 10 न्यूटन की नीचे लाने के लिए। अब क्या ये बात समझ में आती है कि अर्थ को 12 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्यों, पहले जो 2 न्यूटन की फोर्स है वो इस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन को कैंसिल करेगा, फिर एक्सेलरेशन इसकी जीरो होगी, फिर जो मजीद 10 न्यूटन है वो इसे क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा। बोलो, ये बात सबको समझ में आती है कि अर्थ को जो इस पे फोर्स लगानी पड़ेगी वो ऑर्डिनरी वेट के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगी, अपेरेंट वेट अभी बढ़ जाएगा। बोलो, क्योंकि ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं। इसको मेरा बेटा आप एक और तरह से भी समझ सकते हो, एक और तरह से समझाता हूं चलो। अगर कोई ऐसा है जिसे अभी तक क्लियर नहीं है, एक और तरह समझा देते हैं।
आपने न्यूटन का दूसरा कानून पढ़ा है? सर पढ़ा है। न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 है वो कहता है F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। जी सर ठीक है। अब आपके पास, सुनना गौर से, अभी थोड़ी देर के लिए मान लो वेट है ही नहीं, भाड़ में डालो वेट को। ये जो डब्बा है, ये डब्बा भी और एलिवेटर भी, अगर ऊपर भाई जाहिर है एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो मतलब डब्बा भी ऊपर ही एक्सेलरेट करेगा ना। डब्बा और एलिवेटर अलग अलग तो है नहीं, एक ही चीज है। मतलब जाहिर सी बात है ना, अगर इस लिफ्ट में एलिवेटर में कोई बंदा खड़ा हुआ है, एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो बंदा भी ऊपर जाएगा, एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है तो बंदा भी एक्सेलरेट करेगा। तो ये बात तो ऑब्वियस है, प्रीटी अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। अब देखो, अगर ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि कोई फोर्स है 2 न्यूटन की जो लग रही है इसके ऊपर? हाँ या ना? अरे भैया, फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, ऐसे हवा हवाई एक्सेलरेशन नहीं आता। तो अगर इसके पास अपवर्ड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स 2 न्यूटन की कहां लग रही है? इन द अपर डायरेक्शन लग रही है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो गोया अर्थ को इसे नीचे लाने के लिए जो 12 न्यूटन लगानी, इस 12 में से 2 न्यूटन इस पुराने 2 न्यूटन को कैंसिल करेगा, जिसकी वजह से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया था। और फिर जो 10 न्यूटन होगा वो इसको डाउनवर्ड लेकर आएगा। अब इसकी मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन तो बहुत ही आसान है। कहाँ जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है, तो टी ग्रेटर देन डब्ल्यू हो गया। सही है सर। तो क्या बन गया जनाब? टी माइनस का डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। डब्ल्यू को आप सीधे हाथ पे ले आओगे तो टी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस का एम ए। अब आप बोलोगे सर कि ये ज्यादा कैसे हुआ? भाई बहुत सिंपल है, मुझे एक बात बता। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? अगर मान ले वेट का वैल्यू 4 है, तो तुम्हें टी का वैल्यू क्या नजर आ रहा है? तुम्हें टी का वैल्यू नजर आ रहा है 4 प्लस का एम ए। तो ये एम ए का फैक्टर जब मैं 4 में ऐड कर दूंगा, मिसाल दी है समझाने के लिए, भाई परेशान नहीं हो जाना। मैं बोल रहा हूँ ये इक्वेशन से आप कैसे पहचानोगे कि टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट? मैंने कहा भाई देख, टी के साथ लिखा हुआ क्या है? डब्ल्यू प्लस एम ए। तो अगर डब्ल्यू की वैल्यू 4 है तो और एम ए की वैल्यू मिसाल के तौर पे 2 है, मिसाल दे रहा हूं, तो 4 प्लस 2, टी का वैल्यू 6 है, डब्ल्यू का वैल्यू 4 है। अगर डब्ल्यू का वैल्यू 8 है और एम ए का वैल्यू 2 है, तो डब्ल्यू प्लस 2 इज इक्वल टू टी, यानी कि टी का वैल्यू 10 है। तो टी का वैल्यू क्या आ रहा है? डब्ल्यू में एम ए को ऐड करके। तो आप यहां पे बोलोगे अपेरेंट वेट इज ग्रेटर, यानी कि अगर कोई आपके पास ऐसा फ्रेम है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है, तो उसके अंदर जितनी बॉडीज हैं उनको ऐसा लगेगा कि अर्थ उनके ऊपर नॉर्मल रूटीन से ज्यादा फोर्स लगा रही है। जहन में रखिएगा इस बात को, अर्थ रूटीन से ज्यादा फोर्स लगा रही है। अपेरेंट वेट, अच्छा ये जो अपेरेंट वेट बढ़ता है ना, वो डिपेंड करता है किस किस चीज पे डिपेंड करता है जनाब? एम ए पे डिपेंड करता है, ये भी देख लेना। ये देखो ना, नजर आ रहा है भाई, ये नजर आ रहा है किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एम और ए पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जो एक्स्ट्रा फोर्स अर्थ लगा रही है रियल वेट के मुकाबले में, वो क्या है? एम ए पे डिपेंड कर रहा है। एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी। ए क्या है? एक्सेलरेशन। यानी कि अगर कम मास की बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उसके ऊपर कम एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी, बड़े मास की बॉडी एक्सेलरेट कर रही है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी एक्स्ट्रा वाली। ठीक है। अब देखो इसी तरह से अब आता है हमारा पार्ट सी। अगर किसी को अभी तक नहीं समझ में आया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चलो बिल्कुल इब्तदा से रिपीट कर रहा हूं, गौर से देख लेना। एक्सेलरेशन है नॉन जीरो, ठीक है, और बॉडी क्या कर रहा है? बॉडी आपके पास डाउनवर्ड एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है। बॉडी आपके पास डाउनवर्ड एक्सेलरेट, यानी कि ऊपर से नीचे एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन अभी फ्री फॉल नहीं है, यानी कि जी के बराबर नहीं हुई एक्सेलरेशन। सही है। यानी कि ये मान लो हमारे पास सूरत हाल है, और हमारे पास जो बॉडी है ना, ये क्या कर रही है जनाबे वाला? ये जो बॉडी है ना, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है एक्सेलरेट। ठीक है, अब देखो समझो। और ऊपर से नीचे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे ये 2 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से आ रही है। फिर मेरा वही सवाल होगा, अर्थ क्या चाहता है? अर्थ चाहता है जनाब कि बॉडी ऊपर से नीचे आए और इसका जो एक्सेलरेशन हो वो कितना हो जनाब? जी के बराबर हो। अर्थ तो यही चाहता है सीधा सीधा भाई, और तो कुछ नहीं चाहता। अब देखो ये बात समझो कि अगर ये बॉडी खुद से ऊपर से नीचे एक्सेलरेट करती हुई आ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका मतलब इसके ऊपर कहीं से एक डाउनवर्ड फोर्स तो लग रही है 2 न्यूटन की, तभी तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे एक्सेलरेट कर रही है। ऐसे ही है ना? तो अगर नॉर्मल हालात में अर्थ को इसको एक्सेलरेट करने के लिए 10 न्यूटन लगानी पड़ती, तो अभी देखो 2 न्यूटन तो पहले से लग रही है, अर्थ को सिर्फ मजीद कितनी लगानी पड़ेगी? इस पर 8 न्यूटन लगानी पड़ेगी।
भाई खुद सोचो ना, दो पहले से लग रही है, या ऐसे समझ लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन तो पहले से है। अर्थ सिर्फ इतनी फोर्स लगाएगा कि इसके पास मजीद 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाए, इन एडिशन टू ऑलरेडी प्रोवाइडेड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ का मसला हल हो गया। तो अब देखो बॉडी नीचे आ रही है, आप बोलोगे डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी, ठीक है। आगे चलेंगे तो आप बोलोगे डब्ल्यू माइनस का टी विल बी इक्वल टू एम ए। और आगे चलेंगे तो इस टी को आप वहां फेंक दो, एम ए को आप यहां ले आओ। आप बोलोगे जनाब डब्ल्यू माइनस का एम ए विल बी इक्वल टू टी। अब देखो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि अपेरेंट वेट इज लेस देन रियल वेट, यानी कि रियल वेट यहां पे ज्यादा है। और अर्थ, ये अपेरेंट वेट से क्या मुराद है? अर्थ अभी जो फोर्स लगा रहा है, अर्थ अभी जो फोर्स लगा रहा है, अर्थ अभी से मुराद है इस कंडीशन में, ये जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, अर्थ अभी अपेरेंटली जाहिरी तौर पे जो फोर्स लगा रहा है। यानी कि जाहिर सी बात है ना भाई, डब्ल्यू क्या होता है? रियल वेट होता है। अर्थ ऑर्डिनरी कंडीशन में जो फोर्स लगाता है, जब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही होती, उसको रियल वेट कहा हुआ है, ऊपर भी बताई थी यही बात। अब देखो यहां से भी नजर आ रहा है कि टी आपके पास लेसर है। कैसे? देखो मान लो अगर डब्ल्यू का वैल्यू आपके पास 4 है, मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल डब्ल्यू का वैल्यू क्या है? 4 है। एम ए का वैल्यू 2 है, तो टी कैसे आएगा? 4 - 2 करके, यानी कि 2 हो जाएगा। अगर डब्ल्यू का वैल्यू 8 है, एम ए का वैल्यू 3 है, तो टी कैसे आएगा? 8 - 3 करके, यानी कि 5 हो जाएगा। तो डब्ल्यू में से एम ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टी कैलकुलेट करने के लिए, तो इसका मतलब टी इज लेस देन डब्ल्यू। ऐसे आप ये काम करते हो, या ऐसे आप ये काम देख रहे होते होगे। ठीक है सर, समझ में आती है। आगे चलते हैं। अब इसी के अंदर हमारे पास जो आखिरी केस है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस, वो आखिरी केस ये है कि आपके पास जनाब आपका जो एलिवेटर है ना, अगर ये फ्री फॉल करना शुरू कर दे। अब ये केस समझना जरा, आपका जो एलिवेटर है ये क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल करने का मतलब ये है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर ही हो गया। सही है? मतलब समझाइएगा सर जरा। मतलब बहुत सिंपल है, ये आपके पास एलिवेटर था, वही वाला केस जो भी पड़ा है, बस फर्क इतना है कि अब ये आपके पास फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। और इस वक्त में इसका जो एक्सेलरेशन है ना, वो क्या है? जी के बराबर है। जी मतलब मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं, जी के बराबर है। अब इस केस में अगर आप नोट करोगे ना, आप पहले तो ये समझो कि क्या ये वही काम कर रहा है एलिवेटर जो अर्थ चाहता था? भाई अर्थ क्या चाहता है? कि बॉडी ऊपर से नीचे आए। कितनी एक्सेलरेशन से? जी से। तो क्या वो जी से नीचे आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो अर्थ को इस पर फोर्स लगाने की जरूरत होगी? नहीं होगी। इस केस के अंदर अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा? अपेरेंट वेट विल बी जीरो। अपेरेंट वेट विल बी जीरो। यानी कि इस केस के अंदर आपके पास जितनी भी बॉडीज होंगी उनका अपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा। और वो बॉडी जो है, वो बॉडी जो है, वो यहां पे अगर कोई बंदा यहां खड़ा हुआ है ना, तो वो बंदा यहां पे जमीन पे टिका रह नहीं सकता, वो इसके अंदर हवा में घूम रहा होगा। क्यों? मैं और आप जमीन पे टिके क्यों रहते? क्योंकि हम पे अर्थ फोर्स लगाता है। अगर एक फ्रेम में अर्थ का फोर्स एब्सेंट हो जाए, अगर एक फ्रेम में अर्थ का फोर्स एब्सेंट हो जाए, तो वो ताकत जो बंदे को एलिवेटर के फ्लोर पे रख रही थी वो एब्सेंट हो गई। जब वो एब्सेंट हो गई तो उसके वहां रुकने का जवाब क्या है? कोई जवाब नहीं है, खत्म हो जाएगा वो जवाब वहां पे। आपने एस्ट्रोनॉट्स को देखा है, तो वो जो एस्ट्रोनॉट हवा में आपको मोहल्लक नजर आते हैं, व्हाट इज द रीजन? दिस इज द रीजन कि वहां पे अपेरेंट वेट क्या होता है? जीरो होता है। जब अपेरेंट वेट जीरो होता है तो वो कैसे रुकेंगे जमीन पे? नहीं रुक सकते वहां जमीन पे। ठीक है, मतलब जमीन से मुराद जो भी उनके स्पेसशिप का बेस होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब समझ भी सकते हैं फ्री फॉल का मतलब क्या है भाई? ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अल्टीमेटली आप बोलोगे डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी। आप बोलोगे डब्ल्यू माइनस का टी विल बी इक्वल टू क्या? एम ए। और ये जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो आप बोलोगे डब्ल्यू माइनस का टी विल बी इक्वल टू एम जी। क्यों? क्योंकि आपने माना हुआ है कि अब ये फ्री फॉल कर रहा है। सही है सर? सही हो गया। आप बोलोगे डब्ल्यू माइनस का टी इज हो गया एम जी। टी को वहां ले जाओ, एम जी को उल्टे हाथ पे ले आओ, तो डब्ल्यू माइनस का एम जी इज इक्वल टू टी। ये डब्ल्यू क्या है? एम जी के बराबर है, और एक एम जी और लिखा हुआ है, इज इक्वल टू टी। एम जी से एम जी मर गया, क्या आता है? जीरो आता है। यानी कि अपेरेंट वेट क्या हो गया जनाबे वाला? जीरो हो गया। जब अपेरेंट वेट जीरो हो गया तो दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। इस कंडीशन को अपन लोग कहते हैं कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। यानी कि वो एक्सपीरियंस क्या करेंगे कि वो सडनली वेटलेस हो गए, उनका वेट गायब हो गया है। अर्थ जो उनके ऊपर ताकत लगा रहा था वो खत्म हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अर्थ जो चाह रहा था ये बॉडी वही कर रही है। जब ऐसा हो गया तो अर्थ को फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो, क्या यहां तक सबको सारी बात अच्छे तरीके से क्लियर होती है? हाँ या ना? अब देखो बच्चे, हमारे पास ये एक सवाल है
कहता है अ वुमेन विद अ मास ऑफ 45 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन अ स्केल। सुनना गौर से, और फिर सुनते चलना कि ये और किस किस तरह से एग्जामिनर पूछता है। एक ही सवाल से मैं आपको इसकी सारी वैरायटी पढ़ाता जाऊंगा। अ वुमेन विद अ मास ऑफ 45 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन अ स्केल इन एन एलिवेटर। द एलिवेटर एक्सिलरेट्स अपवर्ड। अब देखो आपको इसका ना पूरा कॉन्सेप्ट पता है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एलिवेटर जनाबे वाला एक्सिलरेट करती है अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सिलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहीं पे जरा रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। अब देखो मेरे बच्चे, इस बंदी का मास कितना था? 45 किलोग्राम। तो अगर मैं रियल वेट कैलकुलेट करूं, रियल वेट इसका आता है 45। अच्छा, मैं जी का वैल्यू 10 लूंगा तो हो सकता है इस सवाल से ना थोड़ा बहुत उसकी आंसर के अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन है जो नीचे लिखी हुई है, क्योंकि मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज वो हैं जहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो जहन में रख लीजिएगा, इतनी वेरिएशन चलेगी और आपको ऑप्शन में इसी तरह से मिलेगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपके पास आंसर आता है 450 न्यूटन। ये आंसर नहीं निकाला मैंने अभी, मैंने सिर्फ इतनी लाइन पढ़ के आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। अभी मैंने सवाल भी आगे नहीं किया, बल्कि जहां तक मैंने ब्लू पैरेंथेसिस लगाए हैं बस आप उतने हिस्से को ही देखो सिर्फ, मतलब ब्लू ब्लू ब्रैकेट्स लगाई हैं बस आप उनको ही देखो। ये हमने निकाला 450 न्यूटन, यानी कि अगर ये खुदा की बंदी किसी ऐसे फ्रेम में होती कि जिसका एक्सेलरेशन 0 होता, तो अर्थ को इस पे फोर्स लगानी पड़ती 450 न्यूटन। सही हो गया। देखो अब ये जहन में रखना, अर्थ जो फोर्स लगा रहे हैं ना, अर्थ चाहता ये है कि आप सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्सेलरेट करो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आप कर नहीं रहे होते, समझ ये, इस बात को समझो अच्छे से। देखो, अगर मैं अभी रुका हुआ हूं तो मैं अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर घुसता हुआ थोड़ी चला जा रहा हूं, या आप अगर अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हो तो आप जमीन खोल के अंदर थोड़ी चले जा रहे हो। आप तो एक जगह पे रुके हुए हो ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये अर्थ आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है ताकि आप सेंटर की तरफ एक्सेलरेटेड रहो इतनी एक्सेलरेशन से। ठीक है सर, समझ में आ गई बात, आगे चलें। अब कहते हैं एलिवेटर एक्सेलरेट करता है अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं देखो पूरे टॉपिक को एक और तरह से समझा रहा हूं, समझना गौर से। एक एलिवेटर है जिसमें ये खातून खड़ी हुई है और ये एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड। क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड। सही है सर। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है अगर किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो गोया उस पर फोर्स लग रही होगी। तो निकालो जरा एलिवेटर पे कितनी अनबैलेंस फोर्स लग रही होगी जो इसको ऊपर लेके जा रही है। तो भाई इस खातून का मास कितना है? भाई सिंपल सी बात है, अगर एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो खातून जो उसमें खड़ी है वो भी ऊपर एक्सेलरेट करेगी। तो खातून का मास कितना है? 45। और वो ऊपर एक्सेलरेट कर रही है जनाब 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 45 टू ज़ा हो गया जनाब 90, जीरो इधर गया 9 इधर चला गया, 45 वन ज़ा 45, 45 प्लस 9 कितना हो गया जनाब? 54, और डेसिमल लग गया। यानी कि आपके पास आंसर आता है 54 न्यूटन। समझिएगा, यानी कि एलिवेटर के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स कौन लगा रहा होगा? एलिवेटर का अपना सिस्टम लगा रहा होगा। भाई एलिवेटर ऐसे अल्लाह वास्ते थोड़ी ऊपर नीचे चलता है, उसके साथ कॉर्ड होती है, केबल होती है। एलिवेटर का अपना कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है। एलिवेटर के केबल के थ्रू एलिवेटर पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है जो कि एलिवेटर का सिस्टम कर रहा है। वो एलिवेटर को ऊपर खींच रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है इन द अपर डायरेक्शन। तो एलिवेटर पे ये फोर्स लग रही है 54 न्यूटन की, खातून पे ये अनबैलेंस फोर्स लग रही है इन द अपर डायरेक्शन। अब सोचो, अगर खातून का एक्सेलरेशन 0 होता तो अर्थ ने इस पे फोर्स लगानी थी 450 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ताकि वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती हुई आए। अभी खातून पे, ये खातून है, इस खातून पे अभी ऑलरेडी अपवर्ड फोर्स लग रही है कितनी? 54 न्यूटन की। तो अब अर्थ जो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा 450, तो अर्थ को वैसे ही लगानी पड़ती। अब 54 इजाफी लगानी पड़ेगी ऊपर वाले को कैंसिल करने के लिए। तो मिला के ये हो जाएगा 504 न्यूटन। यानी कि इस केस में अर्थ इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो कितनी लगाएगा? 504 न्यूटन। इससे ज्यादा आसान तरीके से ना इसको बताना मुमकिन नहीं है। मतलब मैंने कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं किया, बिल्कुल खोल कर कॉन्सेप्ट से समझाया। जो मैंने आपको कहा था ना कि अर्थ जो इजाफी फोर्स लगाता है, ये देखो, यही इजाफी फोर्स लग रही है ना। जो आपसे अगर कोई पूछेगा कि एक्स्ट्रा फोर्स कितनी है, यही एक्स्ट्रा फोर्स है। अभी जो अपेरेंट वेट और रियल वेट में डिफरेंस आ रहा है उसी को एक्स्ट्रा फोर्स कह रहे हैं, जो अर्थ लगा रहा है। ये एक्स्ट्रा फोर्स देख किस पे डिपेंड कर रही है? ये देखो इधर, यहां से देखो, ये नजर आ रहा है, M × A करके निकाला है ना। ये उस खातून का मास था, ये उस खातून की एक्सेलरेशन थी। तो यही तो मैंने ऊपर आपको बात बताई थी, जो एक्स्ट्रा फोर्स अर्थ लगाता है, जो अपेरेंट वेट और रियल वेट में डिफरेंस आता है, वो किस वजह से आता है? वो आता ही मास और एक्सेलरेशन की वजह से है। ठीक है, अब देखो यही कुछ आपने करना है तो फॉर्मूले से भी करके देख लो। भाई ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब T ग्रेटर देन W है। सॉल्व करोगे T माइनस W इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, विच मीन्स T विल बी इक्वल टू एम ए प्लस W।
ठीक हो गया। अपेरेंट वेट निकालना है, लाके पुट कर दो भाई। एम कितना है? 45 है। ए कितना है? 1.2 है। और डब्ल्यू कितना है? 450 आया है। सिंप्लीफाई किया, आंसर कितना आ गया जनाब? 504 न्यूटन। इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका कि यहाँ पे 504 क्यों आ रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ 495 है, क्योंकि हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज किया है। बोलो कितने लोगों को कॉन्सेप्ट तमीज से क्लियर हो गया? बोलो कितने लोगों को ये और तरह से समझा दिया? बोलो क्लियर हो गई सब चीज? अभी तो कुछ बाकी नहीं रहा। चलो अब देखो जल्दी से। अब इसी के अंदर अब आपने करना है सवाल। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन है इसमें। अब आप इसमें होमवर्क क्वेश्चन में क्या करना, आप पार्ट ए में क्या करना, यही एलिवेटर डाउनवर्ड एक्सेलरेट करा लेना। ये एलिवेटर क्या कर रहा है? डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, और इसका एक्सेलरेशन मान लो 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब आप देखोगे जो आपका अपेरेंट वेट आएगा वो रियल वेट 450 न्यूटन से कम आ रहा होगा। चलो मैं ही करके दिखा देता हूँ, फिर आपको वैल्यू चेंज करके दे देता हूँ। अब देखो मैं आपको कहता हूँ, ये वही खातून है। मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ, ये वही खातून है। अब ये जो खातून है ना, ये मान लो मतलब एलिवेटर के अंदर है ना, मतलब इन खातून का अपना कोई अमल दखल नहीं है। एलिवेटर नीचे जाएगा एक्सेलरेट करता हुआ, तो ये खातून भी नीचे जाएंगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये उसी फ्रेम के अंदर है, बाहर थोड़ी है उस फ्रेम से। ये उस फ्रेम का पार्ट है। ठीक है चलो आगे। अब देखो, अब ये ऊपर से नीचे आ रही है। अब जब ये ऊपर से नीचे आ रही है मेरे बेटे, तो समझो इस बात को कि कुछ ना कुछ तो अनबैलेंस फोर्स इन पे लग रही होगी ना, जब भी तो ये 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करती हुई आ रही है, वरना क्यों आ रही होती? सर ये कैसे पता चला कि ये 54 न्यूटन ही अनबैलेंस फोर्स लग रही है? भाई यहां से पता चल गया। भाई कोई भी बॉडी जब एक्सेलरेट करती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो m इंटू ए के बराबर होती है। ये खातून ऊपर से नीचे आ रही है एलिवेटर में एक्सेलरेट करती हुई 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इनका मास था 45, एक्सेलरेशन है 1.2, 45 इंटू 1.2 विल गिव मी 54 न्यूटन। अब अर्थ को इनके ऊपर अगर ये इनका एक्सेलरेशन जीरो होता, अर्थ को 450 न्यूटन लगाना पड़ता। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 जो भी आपने कहना है कह लो, प्रोड्यूस करने के लिए। अभी 54 न्यूटन तो पहले से लग रहा है। तो अर्थ को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? भाई अर्थ को जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो होगी 450 माइनस का 54 न्यूटन। सिंपल सिंपल हो गया। क्या करेंगे भाई? सब्ट्रैक्ट करके देख ले क्या आंसर आता है। 396 न्यूटन आता है गालिबन। तो ये जो है ना अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। दिस इज द फोर्स, ये है आपकी अपेरेंट वेट। अब आपको बोला इसको फॉर्मूले से करना है, भाई फॉर्मूले से करके देख ले इसको। फॉर्मूले से क्या करोगे? ऊपर से नीचे आ रहा है तो W इज ग्रेटर देन T। सिंप्लीफाई करेंगे तो W माइनस का T विल बी इक्वल टू एम ए। आगे चलोगे तो W माइनस का एम ए विल बी इक्वल टू T। भाई T को इधर ले आए यहाँ से उठा के, और एम ए को यहाँ से उठा के वहां ले गए। ठीक है। अब वेट कितना है? 450 है। माइनस का m कितना है? 45 है। a कितना है? 1.2 है। इज इक्वल टू टी। सही। 45 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल गिव यू 54। 450 में से 54 को निकाल दोगे, दिस विल अगेन गिव यू 396 न्यूटन। अब देखो ऊपर भी मैंने वही सिखाया, नीचे फॉर्मूले से करना सिखा दिया। अब ये क्या बता रहा है? 396 न्यूटन अर्थ लगा रहा है, 54 न्यूटन जो है ना वो उसका केबल लगा रहा है। वो जो एलिवेटर का अपना सिस्टम है वो बेसिकली उसको नीचे की तरफ लेकर आ रहा है, एक्सेलरेट करा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मसला हल हो गया। आप यही सेम क्वेश्चन जो है ना वो 2 बार अटेंड कर लेना। यही सेम क्वेश्चन 2 बार अटेंड करना होमवर्क क्वेश्चन में। एक बार आप क्या करना, मिसाल के तौर पे पार्ट ए कर लो कि एक्सेलरेशन जो है ना वो अपवर्ड है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार इसी के पार्ट में कर लेना कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार कर लेना कि जनाब एक्सटर्नल एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो जा रही है एलिवेटर। एक बार कर लेना एक्सेलरेशन अपवर्ड है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एक बार कर लेना, एक बार कर लेना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड आ रही है, ये आपकी एक्सेलरेशन है। एक बार कर लेना कि ये फ्री फॉल कर रही है, एक्सेलरेशन जी के बराबर है। आपका मसला हल हो जाएगा। अब देखो मेरा बेटा, आपके पास जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं, जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है ना, जहन में रखना सैटेलाइट को हम लॉन्च कैसे करते हैं। ये मान लो आपके पास ये वो है, समझिएगा ये अर्थ है। यहां से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ठीक है, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट जाती है ऐसे आके अर्थ के टेरेन में गिर जाती है। फिर एक और बड़ी वेलोसिटी से लॉन्च करते हैं, थोड़ा आगे जाके गिर जाती है ऐसे। एक वक्त आता है जब आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हो ना, तो अल्टीमेटली वो अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करती करती चलती है, और इस तरीके पर वो अर्थ के ऊपर जो है ना वो ऐसे घूमना शुरू हो जाती है, ऐसे ऐसे मूव करती जाती है। अब इसमें खास बात जो आपकी समझने वाली है ना वो ये है, ये जो आपकी सैटेलाइट होती है ना, ये जो सैटेलाइट आपकी होती है,
ये सैटेलाइट एक अदद क्या कर रही होती है, सर्कुलर मोशन कर रही होती है। ये सैटेलाइट हर लम्हे अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होती है। जैसे सर्कुलर मोशन में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी दायरे में घूमती है उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है और उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है। तो इस सैटेलाइट के ऊपर वेट होता है जो कि हर लम्हे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट कर रहा होता है। और इस सैटेलाइट के पास हर लम्हे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है जो कि जी के बराबर होती है। यानी कि समझिएगा इस बात को कि ये जो सैटेलाइट है ना, आप एक तरह से ये कह सकते हो ये सैटेलाइट हर लम्हे फ्री फॉल स्टेट में होती है। सर अगर फ्री फॉल स्टेट में होती है तो ये गिर क्यों नहीं जाती, अर्थ के सरफेस पे आके क्यों नहीं चिपक जाती? एक सवाल आता है बच्चे के जहन में। भाई इसलिए नहीं आ जाती, देखो अर्थ जो फोर्स इस पे लगाता है इसको यहां बुलाने के लिए, ये इसकी अपने पास टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी होती है, अर्थ फोर्स लगाता है यहां आने के लिए, तो ये ऐसे टेरेन फॉलो करती हुई जाती है। अब अगर तो अर्थ फ्लैट होता तो ये यहां के इसके साथ चिपक जाती या इसके सरफेस पे आ जाती। लेकिन मसला क्या है, जब ये ऐसे घूमती हुई आती है तो इतनी देर में अर्थ का कर्वेचर भी कर्व हो जाता है। फिर सुनो, अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा है अपने सेंटर की तरफ और इसके बाद टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे, भाई कोई भी बॉडी दायरे में होती है उसके बाद टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। अब इस फोर्स की वजह से ये अपना कर्व ऐसे करता है, मतलब ये ऐसे नहीं होता, ऐसे ही जाता जाता है, ये तो ऐसे ही जाता जाता है लेकिन इसके ऊपर सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है तो इसका कर्व ऐसे तब्दील होता है, लेकिन इतनी देर में अर्थ का कर्वेचर भी तब्दील हो जाता है। फिर वही काम होता है यहां पे, अर्थ इसे यहां बुलाता है और इसके बाद टेंजेंशियल वेलोसिटी ये ऐसे मूव करती भी जाती है, देर में अर्थ का कर्व भी घूम जाता है। तो ये जो वेलोसिटी है ना जिसकी वजह से सैटेलाइट किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में तैर सकती है, ऑर्बिट कर सकती है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। कि जिसकी वजह से सैटेलाइट विदाउट स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इट विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, उसको आप क्या कहते हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हो। अब ये आपके पास जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो सारी की सारी जो अर्थ के सराउंडिंग में होती हैं, जैसे स्पेसशिप है तो वो ऑर्बिट में मूव कर रही होती है, तो उनके पास क्या होता है, वो हर लम्हे फ्री फॉल स्टेट में होती है। यानी कि उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका अपेरेंट वेट क्या होता है, जीरो होता है। अब अपेरेंट वेट के जीरो होने का मसला क्या है ये समझिएगा। अब जैसे समझ लो ये आपके पास एक कोई सैटेलाइट है जिसका हम तस्वीर देख रहे हैं, ये कोई सैटेलाइट है, अब ये अर्थ के इर्द गिर्द जो है ना रोटेट करती चल रही है। अब जब इसके अंदर अच्छा अपेरेंट वेट जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये हर लम्हे अर्थ के सेंटर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। अब वही सवाल आता है सर ये टकरा क्यों नहीं सरफेस से? भाई इसलिए क्योंकि अर्थ खुद कर्व है, अर्थ खुद फ्लैट नहीं है। अर्थ सोचो अगर अर्थ ऐसे होता तो ये यहां से ऐसे आके टकरा जाती इसके ऊपर, लेकिन ये तो खुद कर्व है, ये जितनी देर में इतना घूमता है अर्थ का कर्व भी ऐसे हो जाता है, ये और घूमता है अर्थ का कर्व और हो जाता है, ये और घूमता है अर्थ का कर्व और हो जाता है, तो ये ऑल द वे राउंड चलता रहता है सारी जिंदगी, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होता। अब अपेरेंट वेट जीरो है क्योंकि देखो एक्सेलरेशन तो इनके पास है ना, वेट की ये कंडीशन थोड़ी है। अर्थ फोर्स अब अर्थ फोर्स लगाना कब छोड़ता है, जब उसको पता चल जाए कि बॉडी उसके सेंटर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो अर्थ का काम पूरा हो गया। ये थोड़ी है उसको जमीन के साथ चिपका देगा लाके, तो अर्थ का काम पूरा हो गया, पेरेंट वेट इसका क्या है, जीरो है। अब इसके अंदर जो आपके जितने भी वो होते हैं एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या जो आपके पास ऊपर स्टडी करने गए हुए होते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए गए हुए होते हैं, वो हवा में उड़ते फिर रहे होते हैं यहाँ पे क्योंकि फ्री फॉल बॉडी बन जाते हैं अब वो। अब उनको इस मसले से आजाद करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे आर्टिफिशियल, हमसे मुराद जो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स डिजाइन करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, ये क्या करते हैं, ये जनाबे वाला आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं। अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो प्रोड्यूस की जाती है ना जनाब, वो इस तरह से की जाती है जो मैं आपको यहां समझा रहा हूं, और से देखिए। ये मान लो आपके पास जो है ना एक तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझते जाइएगा। किया क्या जाता है जनाब, आपके पास किया ये जाता है इस फॉर्मूले के तहत, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी डिवाइडेड बाई आर। इस फॉर्मूले के तहत इसको रोटेट कराया जाता है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द। ऐसे समझ लो इसके इर्द गिर्द इसको ऐसे रोटेट कराते हैं, ऐसे ऐसे। जैसे ये एच है ना, इसको गोल 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 गोल, जैसे समझ लो ये आपका एक स्टीयरिंग है, आपने एक हाथ इधर रखा एक हाथ इधर रखा, अब आपने इसको ऐसे घुमाया तो ये ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, ऐसे गोल 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 घूमेगा। इस तरह से इसको आप क्या करते हो, रोटेट कराते हो। देखो आपको यहाँ टेंजेंशियल वेलोसिटी नजर भी आ रही होगी, जब ये ऐसे गोल से सर्कल में घूमेगा तो इसके बाद यहाँ टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, इसके बाद यहाँ ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी, इसको ऐसे गोल घुमाते हैं। अब कितना घुमाना है उसकी कैलकुलेशन हम यहां से करते हैं। अब यहां से आपका एग्जामिनर क्या, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड, के एक सेकंड में कितना रोटेट करना है। जाहिर है हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल अर्थ वाला माहौल मिले, सही है।
तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये जी का वैल्यू तो आपको पता ही है क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो आर है ना, ये आर आपके पास यहाँ पे रेडियस होता है। ये जो रेडियस होता है ना, ये क्या होता है, कैसे आता है, ये भी देख लो जरा। ये मेरा बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको आप कहते हो लेंथ ऑफ द टनल। एल एल से शो करते हैं इसको हम। ये जो आपके पास डिफरेंस होता है ना, इसको लो जरा। ये जो आपके पास डिस्टेंस होते हैं, इस डिस्टेंस को हम शो करते हैं एल से। और ये जो एल होता है ना, ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, डायमीटर होता है। सर ये कैसे आपने बता दिया डायमीटर होता है? देखो बच्चे, अगर आप यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल अज्यूम करो जिसका ये सेंटर है, खुद देखना अभी जरा। ये अगर आप अज्यूम करो ना कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये अगर आप ये मान के चलो कि ये एक क्या है, सर्कल है, ये एक सर्कल है। अब सोचो, ये अगर एक सर्कल है, मतलब सर्कल से क्या मुराद है भाई, ये ऐसे ही घूमेगा ना, और कैसे घूमेगा, मतलब ये ऐसे गोल गोल घूमेगा, ये इस तरीके पर गोल, ये ऐसे गोल गोल घूमेगा। जब अगर एक ये सर्कल है, तो ये वाली पूरी चीज की क्या हो गई, डायमीटर हो गई ना। डायमीटर क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि दो एंड्स को कनेक्ट करे और सर्कल के सेंटर से पास कर रही हो। अब अगर आपको इसका रेडियस चाहिए ना, तो इसका रेडियस यहीं से आ जाएगा, एल डिवाइड बाई टू करके, ये इसका क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। दिस इज द रेडियस। ये आपके पास क्या होता है जनाब, इसका रेडियस होता है। यहाँ इसको मार्क भी कर लेते हैं, दिस इज द रेडियस। और ये रेडियस किस तरह से आता है, ये रेडियस आता है एल डिवाइड बाई टू करके। अब जल्दी से मुझे कैलकुलेशन करके बता दो। मान लो अगर मेरे पास एक कोई स्पेसशिप है, मेरे पास एक कोई स्पेसशिप है, और उसका जो टनल है, उस टनल की अगर लेंथ मान लो 30 मीटर है, सुनना गौर से। अगर उस टनल की लेंथ कितनी है, उस टनल की लेंथ अगर मेरे पास 30 मीटर है, तो मुझे उसकी क्या फ्रीक्वेंसी से उसको रोटेट कराना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप बोलोगे सर आर कैलकुलेट करना है। आर क्या है, लेंथ ऑफ द टनल डिवाइड बाई टू, यानी कि आप बोलोगे 30 डिवाइड बाई टू, आंसर कम्स आउट टू बी क्या, 15 मीटर। यहाँ लाके इसको हम पुट कर देंगे, तो ये बनता है एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट, जी की जगह 10 आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 15। इसको आप सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, साइकिल्स पर सेकेंड। साइकिल्स पर सेकेंड जो भी आंसर आता है, जो भी आपके पास आंसर आता है, वो आपके पास क्या हो गया है, साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, चलो बताओ, यहां तक मुझे समझ में आ गया, और इसका आंसर भी कैलकुलेट करके बता दो क्या आ रहा है, बोलो। क्लियर हो गया यहां तक? बोलो भैया, यहां तक 0.129 आ रहा है? अच्छा, आंसर इसका आ रहा है 0.129 साइकिल्स पर सेकेंड। सही है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0.129 साइकिल्स पर सेकेंड आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में क्या है, 0.129 साइकिल्स हैं, ऐसे ही है। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 0.13 साइकिल्स कर लेते हैं एक सेकेंड में। सही है। अब अगर आपको मैं पूछूं 10 सेकंड में कितने होंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं 60 सेकंड में कितने होंगे, 60 सेकंड में कितने होंगे, तो आप बोलोगे 0.13 मल्टीप्लाई बाय 60 साइकिल्स, ऐसे ही है। तो इसका भी आंसर बता दो क्या आ रहा है, 1.3 इंटू सिक्स, 1.3 इंटू 6, 7.8 आएगा मेरे ख्याल से, करके देखो। ऐसे ही 7.8 आ रहा है। सही है। 7.8 साइकिल्स पर मिनट, यानी कि देखो मेरा बेटा, अगर आप इसको इस तरह से घुमाते हो, सुनना गौर से, अगर आप इसको इस तरह से रोटेट कराने पर सेट करते हो कि ये 1 मिनट में 7.8 साइकिल्स मुकम्मल करेगा, तो अंदर आपके पास जो माहौल होगा वो बिल्कुल अर्थ जैसा होगा, जो ग्रेविटी होगी वो बिल्कुल अर्थ जैसी होगी, और वहाँ पे जो लोग हैं वो बिल्कुल सही से काम कर सकेंगे, उनके पास कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। बेटा विदाउट कैलकुलेटर आएगा तो यकीनन वैल्यूज इस तरह की होगी जो आप विदाउट कैलकुलेटर कर सके होंगे, अगर आपने बेसिक मैथ्स देखा हुआ है तो। ठीक है, तो उसके हवाले से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा बेटा अब हमारे पास ग्रेविटेशन का सारा टॉपिक था, और यहाँ पे जो था हमारा ग्रेविटेशन खत्म होता है, और ये भी सर्कुलर एंड रोटेशन के अंदर ही जाकर अपलोड होगा, जहन में रखिएगा इस बात।